जी अहबाब, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ये आज की ये नशिस्त तनकीदी है। आज हमने मेहमान शायर को दावत दी है, जनाब डॉक्टर आबद सियाल। नमक यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। उर्दू के उस्ताद, मुहक्किक और नकाद हैं। कुछ अर्सा तक चाइना में भी उर्दू अदब पढ़ाते रहे हैं और आज की तनकीदी नशिस्त की सदारत के लिए हमने प्रोफेसर जनाब डॉक्टर असलम तारक साहब को दावत दी है कि वो उसी सदारत में शीला जी असलम तारक साहब चूँकि अक्सर सदारत डॉक्टर साहब करते हैं। आज हमारे दरमियान कराची से आई हुई फिक्शन राइटर गुलबानो भी मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद। बाकी की कार्रवाई करते हैं और इब्तिदा में इफ्तिखार सा कार्रवाई पेश करें। जलसे की ये भी तनकीदी सेशन था 9 अक्टूबर को जो हुआ, उसमें सदारत की जनाब आबद सियाल की, मज़मून निगार थे डॉक्टर खलील अहमद और शायरी थी जनाब सुफैन जाफरी। सदारत आबद सियाल ने जलसे का बाकायदा आगाज किया, अहबाब का शुक्रिया अदा किया और सुफैन जाफरी को कलाम पेश करने की दावत दी। सुफैन जाफरी ने अपनी 3 अदद गज़लें पेश की। तीनों गज़लों के मतलब मैं बोल देता हूँ। दिल की तलखी बयान नहीं होती, जैसे मुंह में जुबान नहीं होती। दूसरी गज़ल बात दस्तार तक चली आई, मेरे किरदार तक चली आई। तीसरी गुल ज़ख्म जिगर है और मैं मोहब्बत का समर है और मैं। कलाम सुनने के बाद साहब वज़ारत ने अहबाब को गुफ्तगू की दावत देते हुए कहा, तख्लीकार का मिलान तबा क्या है, उनकी सोच क्या है। मेरी नज़र में ये सहले मुमतना ही बनता है, यानी वो शायरी जिसमें अलामों को इस्तारा नहीं होता। आप अहबाब की राय दरकार होगी। रियाज अहमद ने आगाज़ किया, कहने लगे ये वाकई सहले मुमतना की शायरी है, सादा बयान है और इसमें किसी की छाप भी नज़र नहीं आती। मौज़ूआत भी सकील नहीं है। गज़लों में बहुत अच्छे शेर भी मौजूद हैं। उन्होंने रवायती शायरी की है, मगर कहीं कहीं पे रवायत शिकन भी नज़र आते हैं। शहजाद मियाँ ने बात को आगे बढ़ाया, कहा इनकी दूसरी गज़ल बाकी 2 गज़लों से मजबूत नज़र आती है, जिसमें से 3 शेर बहुत अच्छे हैं। पहली गज़ल में 2 जगह पे इनसे तलाज़मा नहीं बन पाया। दूसरी गज़ल के आखिरी शेर में इन्होंने जिस बाजार का जिक्र किया है उसकी समझ नहीं आई। फरीद अहमद ने राय देते हुए कहा, ये एहसास की शायरी है, इन्होंने इल्मियत झाड़ने की कोशिश नहीं की। दिल में उतरने वाले शेर भी मौजूद हैं। साहब वज़ारत कहने लगे, मेरा अहबाब से सवाल है कि इनकी शायरी आज की मासर सूरत हाल से कैसे जुड़ती है। ये गज़लें अपनी फिक्र में कहाँ खड़ी नजर आती हैं। निशान अलाउद्दीन कहने लगे, इनके कलाम का मजमूई तासुर अच्छा है। साहब वज़ारत ने लुत्फ़ा दिया, कहने लगे कि कलाम का रंग ढंग बहुत सी जगह पे शायराना नहीं है। गालब की छाप भी नजर आ रही है, तकरार भी है। बहुत से शेर मज़ीद मेहनत करके अच्छे किए जा सकते थे, इन्हें शायरी करना आती है। सहले मुमतना में ये खूबी होती है कि वहाँ तकरार नहीं होती। आज़ाद मेहदी कहने लगे, गालब की छाप पूरी तरह वाज़ेह हो रही है।
बहुत से मुकम्मल शेर भी मौजूद हैं, मगर इनकी ट्रीटमेंट बेहतर नहीं है। इन्हें अपना खास अंदाज बनाना होगा। डॉक्टर ताहिर शबीर कहने लगे, रवायती शायरी है जिसमें दाखिली कैफियत अभी नजर आती हैं, सवाए एक शेर के मुझे समाजी सूरत हाल को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। गालिब मंसूर कहने लगे, मेरी राय में ये अभी अच्छी शायरी है, पूरी शायरी बहर के अंदर है और औज़ान के मसाइल भी नजर नहीं आते। साबिर साहब कहने लगे, थोड़ा गौर करें तो औज़ान के मसाइल नजर जरूर आएंगे। गालिब मंसूर कहने लगे, जी हाँ, तीसरी गजल का दूसरा शेर बेवजन है, मगर इनके कलाम का मजबूत तासर अच्छा ही बनता है। प्रोफेसर रशीद मिसबा ने बात को आगे बढ़ाया, कहने लगे, शायरी अरूज के बगैर भी होती है। आज के कलाम में मज़ाहमत बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा मुनाफिकत ज़्यादा नजर आ रही है। शायराना पन होता है, मगर कंटेंट को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसके बगैर शेर बड़ा नहीं हो सकता। इनका कोई भी शेर झंझूरता नहीं है। गालिब की छाप भी नजर आ रही है। आज की मासूम सूरत हाल गालिब के दौर से बिल्कुल अलग हो चुकी है। हमें कदामत परस्ती से जान छुड़ानी होगी, इन्हें नए सिरे से सोचना होगा और मादी के तजर्बे से मुस्तक़बिल तरतीब देना होगा। मज़ाहमत की बात धीमे लहजे में भी की जा सकती है। डॉक्टर आलम खान कहने लगे, मौज़ूइयत के एतबार से गज़ल के बारे में बात करते हुए हमने पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा होता है। ये इब्तदाई नौइयत का कलाम है और उसी तरह के मसाइल का सामना भी है, मगर हमारे यहाँ तनकीद का निज़ाम लगा बंधा होता है। हमें तनकीद संपारे को देख कर करनी चाहिए, तख्लीक़कार की सत्ता को सामने रखना चाहिए और जो बात तख्लीक़कार नहीं कर रहा उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मफरूज़ों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमें सेट पैटर्न से ऊपर उठना होगा। अगर कोई खास पैराए में लिख रहा है तो हमें उस पैराए को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। गज़लें अच्छी हैं। साबिर साहब ताबिद कहने लगे, मैं डॉक्टर आलम खान की बात से मुतफिक हूँ। अच्छे सबक सीखने के लिए होते हैं। जाफरी साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं, इन्हें अब क्या सिखाया जा सकता है, मगर फिजा बदल जाए तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शायरानापन का मतलब ही ये है कि आम बात को खास बनाकर पेश किया जाए। टांके लगाने या अल्फाज के जोर पे मिसरे बनाने से बात नहीं बनेगी। आपको तलाशने पर ध्यान देना होगा। आपका कलाम उस ज़माने का है जब जिंदगी बहुत सादा थी, मगर आज बहुत पेचीदा और बदसूरत हो चुकी। हमें रवायती ज़मीनों को छोड़ना होगा। फैज़ और सहर को देख लें। ग्राफ, कॉन्टेंट, मैटर और शायरानापन तीनों असनाफ के मिलने से ही बड़ा कलाम तख्लीक किया जा सकता है। शायरी पे तनकीद की गुफ्तगू के बाद साबिर सारत ने डॉक्टर खलील खुदावंदी के वो अपनी तख्लीक तनकीद के लिए पेश करें। डॉक्टर खलील ने माइक संभाला, कहने लगे, ये कोई मजमून या अफसाना नहीं, ये नसर पारा है। ये आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। नसर पारा शहर लाहौर का नुहा था। तख्लीक का जो लाहौर जैसे शहर में पैदा हुआ, वही पला पड़ा। आज से 40 साल पहले का लाहौर और आज के लाहौर का मुआवजा करता है। जिंदा दिलों का शहर किस तरह कंक्रीट और इंसानों के जंगल को तब्दील हुआ, उसके मेले ठहरे और उनके कहाँ गई। तख्लीक ताने और मामल पे ढेर हासिल बहस की थी। नजर पारा सुनने के बाद साहब इस्तारत ने हाज़रीन को की दावत देते हुए कहा, तहरीर में ख्वाब देखा गया है, तो क्या इसकी तबीर मुमकिन है? आपसे राय दरकार होगी। प्रोफेसर रशीद मिसबा ने आगाज़ करते हुए कहा, डॉक्टर खलील लाहौर के जिस इलाके का जिक्र करते हैं वो मालपुरा का इलाका है, जो मेरा भी आबाई इलाका है। जो इलाका है जहाँ मेला चरागा होता था, जो लाहौर की पहचान है। इस तहरीर में ऑस्ट्रेलिया भी है और बढ़ती हुई इंसानी आबादी का अंगों का अलमिया भी। लाहौर बागों का शहर था जो चारों तरफ से नई जमीन में घिरा हुआ था। रावी जिसका पानी हमने बेच दिया भी लाहौर की वजह शोहरत है। मेला चरागा लाहौरियों की ईद का दिन होता था। हम उस मेले में नए सूट सिलवाया करते थे। पूरे पंजाब से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आया करते थे। फिर ये शहर फैलने लगा, मगर किसी प्लानिंग के तहत नहीं, बल्कि किसी नासूर की तरह। हम तरक्की मकूस का शिकार समाज हैं और हमारे शहर भी इसी अलमिए का शिकार हुए। इस तहरीर को लाइट ऐसे जरूर कहा जा सकता है। मियां शहजाद ने बात को आगे बढ़ाया, कहा लाहौर में असल में 2 मेले हुआ करते थे, एक आर का दूसरा पार का, यानी एक दरिया रावी के इस पार और दूसरा दूसरी तरफ। इन मेलों में हर मजहब और हर तबके का बंदा शामिल होता था। शहर क्यों फैला? क्योंकि लाहौर को सेंट्रलाइज किया गया। मेले खत्म होने में किसी मजहबी एलिमेंट का कोई कसूर नहीं है। ये एक याददाश्ती मजमून है, मगर इसमें अदबी चाशनी
بہت کم ہے. اسے آپ صحافیانہ تحریر کہہ سکتے ہیں, جیسے کسی شہر پہ فیچر لکھا گیا. سرفراز صفی کہنے لگے تخلیقات کا خواب کہ لاہور پہلے جیسا ہونا چاہیے یہ تو ممکن نہیں ہے. لاہور میں لاہوریے بہت کم رہ گئے ہیں. انتظام کا حال یہ ہے کہ صرف شہر لائل پور جو ایک گورے نے بنایا تھا وہ پلاننگ کے تحت بنا تھا, مگر اس کے بعد وہ پلاننگ ہمارے ہاں دوبارہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. لاہور اب عبد الوحید نے رائے دیتے ہوئے کہا تحریر اچھی ہے جس میں تخلیق کار اپنے عروج, اپنے ماضی اور جذبات سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. میرا بچپن بھی باغبان پورا نہیں بیتا. انہوں نے ایک ثقافتی بحران کا ذکر کیا ہے. ہمارے میلے ٹھیلے غائب کر دیے گئے جس کے اثرات شدت پسندی کی صورت میں سامنے آئے. آج میلے صرف نشیوں کا تہوار بنا دیے گئے ہیں. میلہ چراغاں واقعی ہمارے لیے عید سے بڑا تہوار ہوتا. میری ماں بتاتی ہیں کہ مادھو لال کا میلہ ایک مذہبی ہم آہنگی کا عکاس بھی ہوتا تھا. 47 کے بعد یہاں جو قبضہ گروپ آیا اس نے لاہور کے باغات بھی بیچے جو کالونیوں میں بدل دیے گئے. ڈاکٹر طاہر شبیر نے کہا لاہور کو جاننے میں بڑے بلڈرز کا ہاتھ ہے. اس میں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لاکھوں ایکڑ زرعی زمین ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی نظر کر دی گئی. آزاد مہدی کہنے لگے آج کل صحافیانہ ادبی کا مکسر تحریریں بھی لکھی جا رہی ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک کامیاب تجربہ جس کے آغاز میں ایک تصویر کا ذکر کیا گیا تھا, اس میں بسے ہوئے رنگوں کو لاہور شہر سے جوڑا گیا. مصنف کو پتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. خالد شیخ نے کہا لاہور شہر کا تماشا بنا دیا گیا. اس شہر نے جنگیں بھی اٹھی. جو سوال اس تحریر میں اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ تبدیلی فکر مانگتی ہے, نوجوان نسل کو سوچنا ہوگا. فہیم عامر کہنے لگے تحریر شروع میں کنفیوز کر رہی تھی مگر بعد میں اس کی زبان اور منطق نگاری خوبصورت ہوتی گئی. سوال یہ نہیں کہ یہاں میلے ہوتے تھے کہ نہیں, اصل میں پیداواری رشتے اور پیداواری معاملات جب بدل جاتے ہیں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. انہوں نے درختوں اور روشنیوں کا خواب دیکھا ہے. انہیں یہ خواب دیکھنے سے مبارکباد دیتا ہوں. راکم نے گل بات کرتے آ کے ساڈا ڈریس کوڈ اور بلڈنگ کوڈ بدل دیتا گیا. ساری رتن ساری بولی ساڈا رہن سہن بدل دیتا گیا. اور AUPCP تو آئی مسل کی مذہبی یلغار دے مذہبی لٹریچر دے رائے کیتا گیا. یہ صرف لاہور ہی نہیں پورے پنجاب کا نوحہ ہے. ایک سوال بار بار کیتا گیا کہ لاہور کیوں آتے ہیں, اتنے کی کرنا آتے ہیں. شہراں دی تاریخ بہت پرانی ہے. پنڈ جس انسان نے پنڈ بسائے سن انہاں ہی شہر بھی بسائے. اگر پنڈ نہ بستے, اگر پنڈا دے لوگ شہر وال نہ آتے تو پنڈ کی سطح پہ پیداواری آلات اور حالات کدے بھی نہ بدلتے. ڈاکٹر خلیل پرانے لکھن والے نے ایڈی چنگی تحریر کو کوئی چنگا جہا نام دے دیتے یہ چنگی گل. ڈاکٹر عالم خان نے بات کو آگے بڑھایا, کہا تحریر میں ناسٹیلجیا ہے. ناسٹیلجیا میں رہنا اور بات ہے اور اس سے متاثر ہونا دوسری بات. ناسٹیلجیا انتظار حسین, اقبال اور فیض کے ہاں بھی ہے. یہ ایک باطنی کرب ہوتا ہے. انہوں نے شناخت اور ثقافت کا نوحہ لکھا. گفتگو بہت اچھی ہوئی مگر تحریر اتنی اچھی نہیں ہے. یہ نثر پارا بھی نہیں ہے, ایک صحافیانہ تحریر ہے. یہ اپنے ناسٹیلجیا کو ساتھ لے کر نہیں چل سکے, اپنے زخم نمایاں نہیں کر پائے. رائے دینے اور ادب لکھنے میں فرق ہوتا ہے. اس کے بعد انجمن کی روایت کو نبھاتے ہوئے صاحب صدارت نے تخلیقکار ڈاکٹر خلیل سے دریافت کیا کہ آپ آج کی گفتگو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر خلیل نے انجمن اور احباب کا شکریہ ادا کیا. کہنے لگے میں نے بہت سی دنیا دیکھی. میں نے مراکش میں ابن خلدون کا گھر بھی دیکھا مگر ہمارے ہاں نوحہ چل رہا ہے. میں نے اس تحریر کو نثر پارا اس لیے کہا کہ میں لاہور پہ بہت سی نظمیں اور ایک پنجابی کہانی بھی لکھ چکا ہوں. مجھے کمی کا احساس ہوتا رہتا تھا, اس لیے میں نے نثر پارا لکھنے کا فیصلہ کیا. صاحب صدارت نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا تحریر کا انداز افسانوی ہے, بیانیہ سپاٹ ہے. لاہور کو مرکز بنا دیا گیا. ہم صرف اپنے گھر کی آنرشپ تک محدود ہیں. شہر کا بیڑا گرک ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دوسرا وہ بیانیہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, لہذا اسے سنوارنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ہمارا ماحول بھی گندا ہوتا رہا, ہمارے شہر بھی. ہمیں اپنے شہر کی اونرشپ لینی ہوگی.
इस तहरीर में यही सवाल उठाया गया है। तरक्की पसंदों का नुक्ता नज़र भी यही है कि ख्वाब देखे जाएं और ताबीरें ढूंढी जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे बाद आने वाले हमें गाली दें। हम तब तामीर नौ की बात करते हैं और करते रहेंगे। हम इस तहजीब के वारिस हैं। हम मज़ाहमत भी करेंगे और सवाल भी उठाते रहेंगे। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। जी, काफ़ी तफसील से लिखी कार्रवाई आपने सुनी। इस पर कोई आप बात कहना चाहें, कोई तरमीम या मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी नोट करो जनाब सर, जो कुछ मैंने कई दफ़ा महसूस किया है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो कार्रवाई में नहीं होता। मैंने इस मज़मून पे बात करते हुए कहा था कि शहरों में देहात से आने वाले रश का सबब क्या है, उस हवाले से कोई बात नहीं की। मैंने ये भी कहा था कि देही एरियाज में मुख्तलिफ हुकूमतों ने भुट्टो कॉलोनीज, बेनज़ीर कॉलोनीज बनाई, किसानों को कर्जे दिए, उन्हें मज़ारों से मालकान बनाया और शहरों की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ। वो अपने देही कल्चर में रह के उनको कारोबार मिला, बिजनेस मिला और शहरों की तरफ लोग आना कम हुए। उनमें से एक बात नहीं है, सिर्फ फैसलाबाद का जिक्र है कि वो गोरे ने शहर बनाया, बस। चलिए जी, जी मैंने नोट कर दिया। गुजारिश करते हैं कि आइंदा ख्याल रखें। जनाब सदर, एक फोटो था असल में इस, चूँकि वो भी इसी सेशन का हिस्सा था। इजलास के आखिर में डॉक्टर आलम खान साहब की सालगिरह का हमने केक काटा था। उनको चाहिए था कि वो चूँकि लाइव सारा प्रोग्राम चला है, उसको भी मामूली से हिस्सा बना लेते कि उनका केक काटा गया बस। जी, डॉक्टर आबिद सयाद साहब की शायरी के साथ बात जो है हमें मुतारिफ होना है और बड़े बड़े उलमा बैठे हैं उस पर। डॉक्टर आबिद सयाद साहब तशरीफ लाए। ताड़ियाँ ही मार दो यार। हेलो, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पेश करता हूँ। अपनी सुंदरता की जिद पर अड़ी हुई गज़लें, हिज्र के घाट का पानी पीकर बड़ी हुई गज़लें, टूटती जुड़ती नींद के खुरदरे बिस्तर पर छोड़ आए, एक सपना दो एक सहाने पड़ी हुई गज़लें, चंद रसीले चंद नशीले मिसरों की मालाएं, दिन की शाख से रात की आंख से छड़ी हुई गज़लें, शोर मचाते लफ्जों के बाजार में चुप हैरान, संभली सिमती एक तरफ को खड़ी हुई गज़लें, फुर्सत का दिन रोशन धूप और ठंडी नरम हवा, निकले लेकर सभी पूरी पड़ी हुई। दूसरी वजह है कि किसका दिल था कि भटक जाए यहाँ तक आए, एक तरगीब के बहकाए यहाँ तक आए, एक बुलावा था मुकीमों को मुसाफिर करता, एक आवाज के उकसाए यहाँ तक आए, ख्वाबे शादाब खिला
आँख में एक आंचल का, जिसे लिपटाए यहाँ तक आए, लम्से ना याफ्ता तख्लीक करे एक खुशबू, और वो खुशबू किसी पैराए यहाँ तक आए। सुर्ख बिल्लौर के कंगन से कलाई की झलक, वक्त की नब्ज को ठहराए यहाँ तक आए, और वो नहीं उनकी मोहब्बत तो पहुँचती है यहाँ, पेड़ उस पार से ही साए यहाँ तक आए। सुनो तो बोलता है, जागता धड़कता है, तो गजल के सीने में मिसरा मेरा धड़कता है इस तरह वो तवाज़ुन के तालमेल से शेर, रदीफ ठहरा हुआ काफिया धड़कता है, कदम की चाप से लेकर लहू की गर्दिश तक, खफी खफी कोई आसेब सा धड़कता है, नवाहे दिल किसी हलचल पे आंख भड़की है, कहाँ का वहम है और किस जगह धड़कता है आंख अपने ही पानी में डूब कर जिंदा, दिल अपने मलबे के नीचे पड़ा धड़कता है। वनूदा शब ने बशारत का ख्वाब देखा था, शुआए सुबह में एक मोजा धड़कता है। सानेहा थोड़ा सरका तो सांसों की रो फिर वहां हो गई, हाँ मगर यूं लगा जैसे सीने में शय कोई कम हो गई। मौसम आया तो फितरत में चारों तरफ गंदुमें पक गई, गंदुमें जिनकी लज्जत मनाही की तुलसी में जम हो गई। कैसी समरी सजी सातों वाली सुबहों के सपने सुने, कैसी उजली उम्मीदों के चेहरों पे जुल्मत रकम हो गई। कैसे सीधे कदम चलते चलते तवक्को से बाहर पड़े, कैसी मीठी रविश एक तलखी के दर्जे पे खम हो गई। लामसावी जमीनों के फल एक से कीमतें मुख्तलिफ, एक होकर भी तेरी मेरी एकता कल अदम हो गई। जो मुयस्सर है यहाँ कितना भी उस पार ना हो, ऐसी जल्दी में उधर जाने को तैयार न हो। देख सौदागरिये दुनिया के कुछ देर के बाद, तू तलबगारे तमाशा हो तो बाजार न हो। पेच पड़ता है अभी रेत में और पाँव में, जिस किनारे पे लगा हूँ कहीं मंझधार न हो। सुर्खिए सुबह से सहमाए गए ख्वाब और अब आँख बेदार न हो, सुबह नमूदार न हो। ये अजब लोग हैं, देते हैं तो इतनी तकरीम, कुछ को मंजूर ना हो, कुछ को सदाबार ना हो। यूं उतारें तुझे दिल से कि तेरे जाने के बाद आँख बोझल न रहे, दिल पे कोई बार ना हो। एक से एक यहाँ हल्काए जंजीरे लतीफ, पहली ही नर्म कलाई का गिरफ्तार न हो। छोड़ रग़बत की अदाकारी, ये मुमकिन ही नहीं, तबा शायर भी हो मौजूद से बेजार न हो। कोई सिलसिला बारियाबी का हो तो एक जैसे खदशा खराबी का हो। हर उस राह से बच बच के चलता है दिल, शुबा जिस पे कुछ कामयाबी का हो। रुकें पिघली चांदी के चश्मे के पास, इरादा अगर फैज याबी का हो। चकाचौंध दर्शन के छींटे उड़े, करिश्मा कोई बेहिजाबी का हो। करें
जागती आंख से सैरे हुस्न, तासुर मगर नीम खाबी का हो। उफकता उफक तैरता जाए ध्यान, सफीना रुखे माहताबी का हो। और वो अपनी जगह पागुरेजी पे खुश, हमें वाहिमा हम रिकाबी का हो। कुछ कीमती था जिसको गंवाने का रंज है, अब निभ चली तो दिल को निभाने का रंज है। तू आफियत का गोशाए सद सद दरमियान, मैं इस तरफ हूँ पार जमाने का रंज है। रोता है अश्के खुश्क से मेरे ही सामने, मुझको ये ढंग उसको सिखाने का रंज है। जो देखना था हो न सका उसका एक मलाल, एक हो रहे को देखते जाने का रंज है। एक एक जो नक्श जिंदा किया फूंक फूंक कर, अपना बनाया आप ही ढाने का रंज है। यार मिले हैं सुथरे साफ दिमागों वाले, दरवाजे खुलते हैं जैसे बागों वाले। रुए रुए में जिंदा बेदारी की लज्जत, सोए रहे सब किस्से रात चिरागों वाले। संभले इश्क में फुर्सत की शर्तों पर मिलना, बेपरवाह दिन ये नहीं है दागों वाले। सुकड़े वक्त की जकड़न में दम रुक रुक जाए, कब पलटेंगे मौसम खुले फिरागों वाले। ज़ुहद नफासत इश्क बशाशत से आलूदा, कहाँ गए वो माथे सीने दागों वाले। आंख में जैसे गर्मी के दिन आ गए, इस तरफ उस तरफ एक सी धूप है। गर्म बाजार ये खालो खत इस कदर, ताबा हद्दे नजर धूप की धूप है। रोजो शब ढल गए और तकवीन में, और सूरज निगाहों का मरकज हुआ। बीते लम्हों से इसको इलाका नहीं, दिल मुनेरों में अब ये नई धूप है। एक तसादुम का इम्कान दिल में लिए, एक हथेली का आंखों पे साया किए। रास्ते का कुछ अंदाजा होता नहीं, जा रहा हूँ उधर सामने वसल का चांद है। इद्दत कैफ से मुनकलिब हो रही हैं रिवायात शब, तमतमाने लगी है फजाए फुलक। रात दिन बन गई चांदनी धूप, क्या मज़ावाए दे मेहरिए राह गुज़र। चार कदमों की दिलदारिये मुख्तसर, एक वक्फा सा बादल के साए का था। फिर वही दश्त है फिर वही धूप है। मेरे नाराज के शहर में आ गए, कोई खेमा कोई छत कोई साएबान। ये किसी धूप का इस्तारा नहीं, पैर जलने लगे वाकई धूप है। बिनाए रंज फराहम तो है कहीं न कहीं, नजर न आता हो एक गम तो है कहीं न कहीं। जो हर खुशी के किनारे भिगोए रखता है, नमक मिला हुआ एक नम तो है कहीं न कहीं। कुरेद और जरा मुमकिनत की दर्जों को पुकारता है जो पैहम तो है कहीं न कहीं। वो जिसके आने की आहट है तेरे लहजे में, कोई गुरेज का मौसम तो है कहीं न कहीं। है एक साए की लर्जिश यहाँ वहाँ दिल पर, कोई निगाह किसी निगाह का परचम तो है कहीं न कहीं। कोई लिखा है किसी नस्ले फुर्सत के तले ओट बनाई हुई है। शाम की काश है और वक्त से काटी हुई है।
رات کے پردے بھگونے لگی لہجوں کی نمی، بات مت روک طبیعت ذرا ہلکی ہوئی، آگے اقرار کی منزل پہ کہیں ملتے، چل کہ یہ راہ تذبذب میری دیکھی ہوئی ہے، اشک سا پھول گرا جاگتے سینے پہ میرے، ایک سلگن ہے جو مہکار میں لپٹی ہوئی ہے، ایک سرشاری ملے وقت کی سرحد سے پرے، ایک کسک سی کہ ملاقات ادھوری سننے والا میں کسی تازہ بہانے کا نہیں، نامرادانہ اب اس شہر سے جانے کا نہیں، بات جو سہج بنائی تھی وہ بے ڈھب نکلی، لفظ جو چن کے بٹھایا تھا ٹھکانے کا نہیں، کارے بیکار کی تکرار لگے میل ملاپ، مسئلہ اور ہے کچھ نبھنے نبھانے کا نہیں، دل اگر اپنی سبک چال حریفانہ چلے، دور تک کوئی مقابل نظر آنے کا نہیں، تم یہ کس دام میں پھسلے تھے میری مٹھی سے، گر پڑی چیز پلٹ کر میں اٹھانے کا نہیں، اور اس کھنڈر پر نہیں رکنا میری منزل ہے محل، خواب شہزادی کا دیکھا تھا خزانے کا۔ دوستو، آپ نے ان کا کلام سنا، عابد سیال صاحب کا، بڑی اچھی غزلیں ہیں۔ تو میں نے شروع میں محبت سے ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں 3 دوستوں کا نام تھا، ایک اپنا ڈاکٹر ضیاء صاحب، ایک ظاہر حسن صاحب اور اپنے مصباح صاحب۔ تو میرا خیال ہے اتنی پکی غزلیں ہیں، اتنی پختہ شاعری ہے، تو اگر ہم آغاز کر لیں ڈاکٹر ضیاء صاحب کے گفتگو سے، اگر آپ کچھ بات آگے چل نکلے گی اور کچھ چیزیں سمجھ بھی آ گئے۔ ضیاء صاحب پلیز۔ عابد سیال صاحب کی یہ غزلیں، ان میں سے بیشتر غزلیں میں نے پہلے کئی دفعہ سنی۔ میں عابد سیال کے بارے میں جو بھی بات کروں گا وہ جانبدارانہ ہے، دوستوں کے بارے میں آدمی جانبدارانہ گفتگو کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بطور شاعر پسند ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام جب چھپا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ان کی غزلیں سنی تھی، اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اچھے شاعر ہیں، اور ان سے میرے محبت دگنی ہو گئی، تعلق زیادہ ہو گیا ان کی شاعری کی وجہ سے۔ تعلق ان سے کافی عرصے کا ہے، یونیورسٹی کی وجہ سے ہے، اور مقالات کی وجہ سے ہے، اور کانفرنسوں اور سیمیناروں کی وجہ سے ہے، لیکن جو تعلق ان کی شاعری کی وجہ سے بنا وہ ویسا نہیں تھا۔ عابد صاحب جمالیاتی تجربے کے شاعر ہیں۔ میں ترقی پسندوں میں بیٹھا ہوں، ڈال بھی رہا ہوں، کیونکہ ترقی پسندوں کو جمالیاتی تجربہ کچھ زیادہ خوش نہیں آتا۔ پرانے زمانے میں نہیں آتا تھا، شاید اب آنے لگ گیا ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب کچھ ایک نیا بین ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، وہ سطحی براہ راست بیانیہ اب اس طرح اٹریکٹ نہیں کرتا۔ تبدیلی یہ آئی ہے
کہ شعر کو پہلے شعر ہونا چاہیے اور پھر ترقی پسند ہونا چاہیے. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو شعر ہوتا ہے وہ لازماً ترقی پسند ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا تخلیقی تجربہ اٹس سیلف ایک ترقی پسندانہ عمل ہے، کیونکہ وہ اس سرمایہ دار معاشرت کے خلاف یہ تجربہ اٹس سیلف ایک ریوولٹ ہے، ایک بغاوت ہے. کیونکہ سرمایہ دار معاشرت بنیادی طور پر ہمیں ایک غیر تخلیقی انسان بناتی ہے جو صرف پیسوں اور دولت کی بنیاد پر انسانوں کو، رشتوں کو، تعلقات کو اور تمام کائنات کو جانچے اور پرکھے. تو تخلیقی تجربہ مجھے ہمیشہ اپنے آپ میں ہی ایک ترقی پسند عمل لگتا ہے. حافظ صاحب کی ان غزلوں میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، اور وہ ان کا یعنی ایک تو قافیہ ان کے ہاں کہیں مختلف ہے، کہیں ردیف مختلف ہے. اچھا، ہم اس کو فن نہیں کہتے، نہ فن سمجھ کے اگنور کر سکتے ہیں قافی اور ردیف کو، اس لیے کہ ردیف وہ دائرہ ہے جس میں رہ کے شاعر شعر کہتا ہے، اور قافیہ وہ امکان ہے جس سے وہ مضامین ڈھونڈ کے لاتا ہے. اس لیے اگر کوئی شاعر مختلف قافیے، مختلف ردیف اور مختلف بحروں میں غزل کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف تخلیقی تجربے کا جویا ہے، اس کا جستجو کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مختلف بات ہو زندگی کے حوالے سے. اب ان غزلوں میں انہوں نے ان تینوں چیزوں سے، آپ نے دیکھا ایک غزل ہے جس کی بحر بہت چھوٹی ہے، ایک غزل ہے جس کی بحر بہت طویل ہے، ایک غزل ہے جس کی بحر جو ہے اوسط درجے کی ہے. یعنی بحروں کے ارکان اور ان کی طوالت، اس میں بھی وہ کہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں. اور اسی طرح جیسے یہ پہلی غزل ہے اس کا قافیہ بہت کم مستعمل قافیہ ہے. یہ قافیہ میں نے اتنا کم پڑھا ہے کہ یعنی اس طرح کوئی غزل یاد نہیں آتی کہ اڑی بڑی اور پڑی اور جھڑی. ایک تو رے کی وجہ سے قافیے میں تھوڑی سی ایک غرابت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس غرابت کو انہوں نے انتہائی مانوس چیز کے ساتھ یعنی غزل کے ساتھ ملا دیا، اور پوری غزل بظاہر لگتا ہے کہ غزل گوئی کے تجربے کے بارے میں ہے، لیکن اگر اس یہ جو اڑی ہوئی غزلیں اور بڑی ہوئی غزلیں اور پڑی ہوئی غزلیں، ان غزلوں کو آپ غزل ہی نہ سمجھیں صرف اور تخلیقی تجربہ سمجھ کے اس کو پڑھیں تو اس کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ نئے استعارے بناتا ہے، اور نئے استعاروں میں معنی پھر قاری نے پیدا کرنا ہوتا ہے. شاعر کی ذمہ داری معنی پیدا کرنا نہیں ہوتی. وہ ایک معنی آپ کو دیتا ہے اپنے تخلیقی تجربے کے ذریعے سے، اور پھر اس معنی میں اضافہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی قرت کے ذریعے سے کرتے ہیں. جس طرح کا کوئی پڑھنے والا قاری ہوگا اس طرح کی اس میں معنی وہ پیدا کرتا چلا جائے گا. تو یہ تو ان کا یعنی وہ. دوسری ان کے یہاں بعض لفظ ایسے آتے ہیں، جیسے ایک لفظ میں نے اپنی میں 39 سال سے شاعری پڑھ رہا ہوں، غزل کی شاعری پڑھ رہا ہوں، میں نے 39 سال میں یہ لفظ نہیں کہیں پڑھا. بے پرواہ یعنی اے بے پرواہ. تو اس طرح سے لفظ کا استعمال یعنی اس کو لفظ کو جو پہلے سے مستعمل لفظ ہیں اس تک خود کو محدود نہ رکھنا ہے. اس لیے میں نے زیادہ بات اس پر کی ہے کہ یہ کہا کس طرح سے ہے. بہت شکریہ. جی ظاہر حسن صاحب آپ کچھ کہیں بالکل. بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے، ورنہ یہاں جو آپ نے کیا کہا تھا کون بیٹھے لوگ یہاں اور بھی زیادہ، اور ابھی بولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور خود آپ سر میں کوئی بات اتنی کر نہیں سکتا اور بالکل مختصر، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ضیاء صاحب نے کہا کہ
दोस्तों के बारे में बात बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं और कई बार बिल्कुल आप नहीं कर सकते। पहला तो ये होता है कि आप बड़ा आसान ले रहे होते हैं उनको, क्योंकि आप उनसे मिलते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, बात बात उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को, उनकी तकनीकात को मजाक में उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप कभी संजीदा हो जाए तो आपको पहले हैरत होती है, फिर रश्क पैदा होता है और उसके बाद कई दफ़ा हासिल भी होता है। तो मैं इस ज़ुमरे में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं पाबंद शायरी तो बिल्कुल नहीं करता और गज़ल की बिल्कुल भी। और गज़ल जिस तरह की आजकल लिखी जा रही है उस पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाज़ अहबाब जो बिल्कुल वज़न के और मानी की बारीकियों को बयान कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन एक जो जवाज़ आज पैदा करने की ज़रूरत है और वो कोई गज़ल का शायर ही कर सकता है कि गज़ल क्यों लिखी जा रही है और किस तरह गज़ल लिखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम और बड़ी अच्छी बातें और बात जो है वो रियाज साहब ने इसमें आए। लेकिन मैंने भी यानी जब मैं सुन रहा था और जो मैं गज़ल का बंदा नहीं हूँ, इसके बावजूद मुझे कमो बेश हर गज़ल में एक दो शेर ऐसे ज़रूर लगे कि जो अपने अंदर एक मानवियत की दुनिया रखते हैं और नए तरीके से कहते हैं। क्योंकि गज़ल को नए तरीके से और नए सलीके से कहना ही और उसके अंदर से मानी की मुख्तलिफ परतें निकालना ही आपकी हुनरवरी और फनकारी होती है। तो इसके अंदर वो बातें भी कि जो इनका शेरी मजमुआ मिला या इनको शेर पढ़ते हुए किसी मुशायरे में सुना तो बिल्कुल ये समझा कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ गज़ल की शायरी हो रही है और अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो वो बात कम अज़ कम इन गज़लों में नहीं है जो इन्होंने रदीफ़ और काफ़ी इस्तेमाल किए, जो बहर और जो ज़मीनें इस्तेमाल बरती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं वो शेर पढ़ने शुरू करूँ और दूसरी जो अक्लमंदी की यानी पहली दफ़ा मुझे इत्फाक हुआ मुज़ाहरा करते हुए कि मैं अगर इनसे पहले मिलता तो मैं इनसे कहता कि यार गज़लें क्योंकि ज़्यादा है और शेर बहुत ज़्यादा है तो एक ही बार पढ़ना, तो शायर ज़ब्त कर जाए और दूसरी दफ़ा पढ़े ना, ये नामुमकिन है जो इन्होंने मुमकिन कर दिखाया। सर आपने इम्तहान में डाल दिया, उसी तौर पे माइक थोड़ा सुनो। मैंने पिछले दिनों एक तवील मज़मून लिखा था शायरी के हवाले से। उन्वान तो उसका कुछ और है लेकिन है वली दखनी से अब तक की शायरी पे और काफ़ी तलख मज़मून है जो मैंने कोई ईमेल की सूरत में 500-600 लोगों को भेजा है और उसमें बहुत सारे तबसरे आए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं बातों को दोहराऊँ या इन गज़लों को सामने रखूँ या डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब की बातों को अहमियत दूँ। बहरहाल सारी बातें ही आनी चाहिए। आप तलखी निकाल ले, बाकी जो मर्जी। आपने बदनाम कर दिया मुझे सब में मिलके, हालांकि तलखी मरामत की सबसे बड़ी अलामत। आबद साहब को मेरा मतलब आबद से अनाबत नहीं, आबद सियाल को मैं 20 साल से सुन रहा हूँ और उससे बहुत तवील गुफ्तगूएं भी हुई हैं। एक दौर में शायरी में एक ख़ास नौयत का रुझान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो खालिस तरकीब सन शायर हैं। अभी जमालियात की बात हुई, मेरा ख्याल है कि जमालियात हर तबके की अपनी अपनी होती है। तरकीब संदों की जमालियात जो है शायद गैर तरकीब संदों के सबसे गुजर जाती है, इसलिए वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। वरना जमालियात का पहले तो हर जगह होता है। इन गज़लों में
इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी चापकदस्ती से लिखी गई एक प्रोफेसर की गज़लें हैं और साफ पता चलता है कि एक अच्छे प्रोफेसर की गज़लें हैं। और इनमें उन्होंने बहुत सारी जगह पे अपनी हुनरमंदी का बड़ी पुख्तगी से सबूत दिया है। बहुत से शेर अच्छे भी लगे हैं, बहुत से शेर रवानी के हैं जो सिर्फ कारागरी को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इन 12 गज़लों को इनमें एक तवाज़ुन है और बहुत सारी बातें उन्होंने अपने दाखिल से बाहर निकल के भी कही हैं। वरना गज़ल लिखने वालों की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो दाखिल से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, क्योंकि दाखिल से बाहर निकलने के लिए जिस जद्दोजहद की और जिस बारीक बीनी की और गहराई से चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, गज़ल वाले तुरंत में उनको इग्नोर कर जाते हैं, वो दाखिलियत के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब सियाल साहब ने हमें इस बीमारी से काफ़ी हद तक इन गज़लों में बचाया है और बहुत ही खूबसूरत गज़लें हैं। अब मैं एक एक शेर तो इसलिए नहीं कोट कर रहा कि 12 गज़लें हैं, पेन मेरे पास नहीं था कि मैं निशानदेही पहले से कर लेता, लेकिन बहुत से शेर मुझे अच्छे लगे और उस आफत सियाल के शेरों से बहुत अच्छे लगे जिन्हें मैं 2006 और 2007 में रावलपिंडी की डबल सड़कों के एक होटल में बैठ के सुना करता था। उस वक्त अभी ये एक और तरंग में थे, आज ये पूरे मैच्योर शायर के तौर पे हमारे सामने आए हैं। लेकिन बहरहाल गज़ल का दामन अब इतना सैचुरेटेड हो चुका है जनाब सदर, आप इसीलिए गज़ल नहीं लिखते, नज़र लिखते हैं। और ये बहादुरी है कि आबद सियाल साहब अब भी इसमें दबा आजमाई कर रहे हैं और अच्छा शेर निकालने में बहुत सारी जगहों पे कामयाब हुए हैं। जाहिर है कि आज उनके साथ ये शाम की सूरत में तनकीदी महफिल है और उनकी पजीराई भी होनी चाहिए। वो उस शहर से हैं जहाँ इमरान खान रहता है और बड़ा सख्त गिर आदमी रहता है मेरी तरह का, तो अब मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो इस्लामाबाद वाले नाराज़ हो जाएंगे और मैं इस्लामाबाद के दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता। आबद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं अपनी शायरी की तरह। जी और कोई साहब ये गज़लें हमें इसलिए अच्छी लगी हैं कि इन गज़लों में ख्याल, उसलूब और डिक्शन की सतह पे नयापन दिखाई देता है। और दरअसल किसी भी फनकारे का दो ही सतहों पे जायज़ा होता है, एक फिक्री और फिल्म। तो उनका ज़ातिया निगाह इतना मुख्तलिफ और जुदा है कि वो सबके लिए पसंदीदा हो गए। अब चूँकि गज़लों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हम शेर के मानी मफ़ाहीम पे बात नहीं कर सकते। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने जो बात कही है वो वजह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना शानदार और उमदा है और उसमें तकनीकी सतह पे इतना नयापन है कि उसने हमें अपने सेहत पर मुब्तला किया है। अब दरअसल हदीस जो है वो बुनियादी तौर पे शेर या गज़ल की बुनियाद फराहम करती है और वही ताज़गी लेकर आती है। और वजह तौर पे इन्होंने बाज़ गज़लें तो ऐसी हैं कि शायद उसकी ज़मीन पहली बार सामने आई है और इससे पहले शायद इस ज़मीन में नहीं लिखा गया। अब ये मज़ामीन की सतह पर कई जेहतों की हामिल गज़लें हैं और हम किसी एक दायरे या मक़फ़ा फ़िक्र में इसे मुक़य्यद नहीं कर सकते। उनका रीचिंग जो है वो ज़्यादा दूर तक महसूस होता है और उनके यहाँ जो बुनत है वो काफ़िदार। एक शेर अपने लफ्ज़ों की तरतीब में अपने मानियों का मफ़ाहीम को खुलकर अदा कर दे और उसमें कोई पेचीदगी नज़र ना आए तो मैं समझता हूँ तो वो शेर ठीक और दुरुस्त है और काफ़ी कबूल होता है। अब इसकी सारी गज़लों में मैं देखता रहा हूँ कि कहीं कोई वृत्ति का शेर, कहीं कोई कम माया ख्याल, कहीं कोई
जुदा या गिरा पड़ा हुआ नुक्ता कहीं मुझे मिल जाए या मैं किसी सुकून की निशानदेही करूँ तो यकीन जानिए कि उसमें मुझे तो नाकामी। बहुत पुख्ता शायर है। जब इनकी किताब शाया हुई तो फैसलाबाद में हमने उनकी तकरीब का एहतमाम किया। वहाँ भी ये बात हुई कि आबद सियाल साहब इस पूरे मंजरनामे में अपनी जुदागाना हैसियत के साथ यहीं मौजूद हैं। अब ये अलग बात कि हमारा नकार कब इनकी तरफ रजू करता है और देखता है और इनकी पर्तें खुलती हैं और उसके नतीजे में आबद सियाल साहब के सारे कंसेप्ट या उनके नज़रिए या उनकी बनावट जो है उस पर बात होती है अच्छी और खूबसूरत लोगों लिखने का। जी साबित सर 12 गज़लें सुनने के बाद भी आपके अंदर वो अगर प्लेजर फील होता रहे तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी होती है। दूसरी ये कि इनकी जो पहली गज़ल है वो मुझे तो लगता है कि इनकी ओवरऑल जो इनका मिजाज है, असलूब है, उसका एक तारुफ है, इनकी गज़ल का मुकदमा भी है कि ये गज़ल को किस तनाजुर में देखते हैं। मसलन ये पहला इनका जो मतला है अपनी सुंदरता की ज़िद पर अड़ी हुई गज़ल, तो मुझे मैं इसलिए सिर्फ गज़ल पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी गज़लें उसी तनाजुर में हैं कि गज़ल को ये एस्थेटिकली और जमालियाती हवाले से ही देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिर वो बात ये करते हैं कि वो जो रवायत है हमारी, जो क्लासिकी रवायत है, जो नीचे वाला मिसरा आया है, तो उसके साथ भी जुड़ा होना। और सिर्फ ये नहीं है कि ये गज़ल को किस तरह देखते हैं, बल्कि इस पूरी गज़ल के अंदर उन्होंने गज़ल के असलूब के बारे में भी बात की और गज़ल के प्रोसेस के बारे में बात की है जो एक राइटर के यहाँ चल रहा होता है। इस पूरी गज़ल में वो प्रोसेस भी है, पैटर्न भी है। अच्छा, साथ ही साथ जो आज की गज़ल लिखी जा रही है और उनमें इनकी गज़ल जहाँ पर ये गज़लें मौजूद हैं वो उसके ऊपर भी ये जो शेर है, शोर मचाते लफ्ज़ों के बाजार में चुप हैरान, संभली सिमटी एक तरफ को खड़ी हुई गज़लें। तो मुझे यूँ लगता है कि ये इनकी गज़लें एक तरफ खड़ी होकर अलहदा से, क्योंकि आज हमें एक ही जैसी आवाज़ वाली एक, यानी वो आम वक्त तो हो गया, ये पीछे हो गया ये कहना कि ऐसे लगता है जैसे एक ही शायर की कही हुई गज़लें। तो इनकी गज़लें हमें एक तरफ खड़ी हुई नज़र आती हैं। वो और बात है कि वो सहमी हुई नहीं है, वो बोल रही हैं, हमें सहमी हुई नज़र आती हैं लेकिन वो बाकायदा बोल रही हैं। इसके साथ अगर एक शेर को ऐड कर दिया जाए तो इनका असलूब और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है गज़ल के बारे में या शायरी के बारे में और इनका मुकदमा है जो हमें पूरा नज़र आता है, और वो है छोड़ रग़बत की अदाकारी ये मुमकिन ही नहीं, तबा शायर की हो मौजूद से बेजार ना हो। तो ये जो इनका मुकदमा है मेरे ख्याल में वो पूरी, अगर हम 12 की 12 गज़लें पढ़ें तो हमें ये पूरी की पूरी रचाव वाली क्लासिकी रचाव भी मिलेगा, नई आवाज़ भी मिलेगी, जिद्दत भी मिलेगी। जो डिक्शन के साथ इन्होंने किया है जदीदियत, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा जिस सेंस में हम गज़ल को ले गए आज कि जिसमें तलाज़मा ही गुम हो जाए और वही ईंट पत्थर और रोड़े जो है वो मारे जाएँ गज़लों में। तो वो जो एस्थेटिक्स है और साथ साथ असर के साथ जो जुड़त है वो मुझे तो इनके यहाँ बड़ी शिद्दत से नज़र आती है। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि इससे पहले मैंने इनकी शायरी नहीं पढ़ी कि 12 गज़लें और 12 गज़लों में इतने अशार जो हैं वो आपको इस हद तक अपील करें कि आपकी आंखें भीग भी जाएं चंद अशार में, तो ये बड़ा कम होता है। एक ऐसे शायर की गज़लें आज पढ़ने और सुनने को मिली हैं। 12 गज़लों से शायर को पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये कोई नई आवाज़ नहीं है, यहाँ बैठे दोस्तों ने बता दिया तो बहुत पुराना। दूसरी बात कि एक देही कल्चर से जुड़ा हुआ बंदा है, अपने देही कल्चर को घसीटने की कोशिश करता है अपने मिसरों में, अपने अशार में, लेकिन कंदमें आ जाती हैं उसके पास। तीसरी बात कि एक ऐसा शायर है जो रोमांटिक शेर कहना चाहता है लेकिन कभी कभार वो कामयाब होता है।
माजरत के साथ लगी लिखी तो मुझे आती नहीं है, हाफिज साहब को मैं जानता भी नहीं हूँ। और अगर हम सारे के सारे दोस्त जानकारी से ही काम लेंगे ना तो इनका ही पूरा करेंगे। चंद अशार में आपके सामने रखता हूँ। आखिरी शेर का आखिरी गजल का मकता है, इस खंडर पर नहीं रुकना मेरी मंजिल है महल, ख्वाब शहजादी का देखा था खजाने का। बहुत ही खूबसूरत शेर है, बेमिसाल शेर है, पक्का शेर है। और हाँ, पक्के से मुझे याद आया कि ये कोई कुदरती शायर नहीं है, ये एक एक लफ्ज कोई पर खड़े होते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं पूरी पूरी। वो जो रमा रवी में शायर शेर कहते हैं, मिसरा शादी करते हैं, वो नहीं है कमाल। यहाँ पूरी कारीगरी है। फिर कहते हैं कि बात जो सहज बनाई थी वो बेठब निकली, लफ्ज जो चुन के बिठाया था ठिकाने का नहीं। ये इनकी शायरी बता रही है इनके हवाले से खुद ही। और रात के पर्दे रोने लगी लहजों की नमी, बात मत रोक तबीयत जरा हल्की हुई है। बहुत बहुत आला शेर, रोमांटिक शेर अपनी जो इंतहाओं को छूता है ना, वो इनकी पूरी 12 गज़लों में एक ही है। वो है वसल का चांद है, इद्दत कैफ से मुनकिलत हो रही हैं रवायात शह, तब तमाने लगी है फ़ज़ाए खुनक, रात दिन बन गए चांदनी धूप है। जो रोमांस के हवाले से, जमालियात के हवाले से कोई शेर अगर अच्छा हुआ है तो ये है। और जनाब सदर, ये जो गंदमे हैं इनकी मुझे नहीं समझ आई। कणका जैसी कह रही था पंजाबी से ना, और जब आप लिखें और आपकी बात बनती हो गंदम लिखने से, आपके वजन के मिसाइल भी नहीं आते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किस तरह से जोड़ा जाता है। ये एक शेर बहुत अच्छा है जो मुयस्सर है यहाँ, इतना भी उस पार ना हो, ऐसी जल्दी में उधर जाने को तैयार हो। बहुत अच्छा है जो भागे फिर रहे हैं, पीछे लगवाते फिर रहे हैं। चलें ठीक है, एक उन्होंने बात की, रुके पिछली चांदनी के चश्मे के पास, इरादा अगर फैज़ याबी का हो। रोमांस लाने की भरपूर कोशिश में काफ़ी सारी नाकामी, और एक बहुत अच्छा शेर इनके पास इस दहशत ज़दा माशरे के शायर की जो नुमाइंदगी करता है, एक कदम की चाप से लेकर लहू की लफ्ज़िश तक खफी खफी कोई आसेब सा धड़कता है। बहुत अच्छा शेर है। अच्छा, ये जो पहली गज़ल है, अब इस पे आ जाए। एक साइड पे खड़ी हुई गज़लें, पड़ी हुई गज़लें, टूटी टूटी ईद के खुदरे बिस्तर पर छोड़ आए, सपना दो एक सुरहाने पड़ी हुई गज़लें, किधर चलेगा छोड़ के? कोई मानी देता है ये शेर? कुछ कहता है आपको? किसी तरह से अंदर कोई ऐसी चीज़ जोड़ता है? मतलब किधर चलेगा? जरूरत कर गया, गज़लें वही रख दी, टूटती टूटती वो जागो मिट्टी अखां वाली गल कि उसमें निकले और निकल के पता नहीं किधर चलेगा। अच्छा, चंद नशीले मिसलों की मालाएं, दिन की शाख से रात की आंख से भरी हुई गज़लें। कौन सी गज़लें हैं? ज़बरदस्ती की। और किसका दिल था कि भटक जाए यहाँ तक आए, एक तरगीब के बहकाए यहाँ तक आए। ये मतला है और अल्लाह ही जानता है ये किस तरह का मतला है। एक बुलावा था मुकीमों को मुसाफिर करता, एक आवाज़ के उत्साए यहाँ तक आए। बिस्मिल्लाह आए अल्लाह जी
मेरे हर जलसे में एक मौका है। उनको एक बात करनी जी, मैं मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि 12 गज़लें हैं और उन सब के ऊपर बात नहीं की जा सकती, तो ओवरऑल बात ही करूँगा। डॉक्टर ज़िया साहब ने जिस तरह से बात शुरू की थी एस्थेटिक्स के हवाले से, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि एस्थेटिक्स तरक्की पसंद या गैर तरक्की पसंद नहीं हुआ करती। हम उसके दरमियान पता नहीं किस तरह से फ़र्क कर लेते हैं, लेकिन मुझसे आज तक ये फ़र्क हो नहीं सका। मैंने पहले भी एक मरतबा इसी इजलास में कहा था कि जब फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कटलियों गलियों और मोहल्लों के नाम जिनकी नापाक ख़ाशात से चांद रातों को आग करता है अक्सर वजू, तो ये जमालियात, ये एस्थेटिक्स तरक्की पसंद हैं या गैर तरक्की पसंद है, ये मेरा ख्याल है कि ये कारी का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम परख सकते हैं। तो जब तक एस्थेटिक्स ना हो कोई भी फन पारा, कोई भी गज़ल, कोई भी तख्लीक तश्कील नहीं कर सकती। अब मैं आता हूँ जनाब आमिर सयाल साहब की शायरी को। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जैसे आबिद सयाल साहब ने चूँकि इतनी परफेक्ट किस्म की गज़लें लिखी हैं, कही हैं, ये इन्होंने तख्लीक नहीं की। ज़रा जनाब सदर में नज़र नहीं आ रहे थे छोटा सा, मुझे ये लगता है कि शायद इन्होंने पर्पसली ये शायरी तनकीद निगारों के लिए की है और तनकीद के ऊपर भी इनकी बहुत सारे अशार नज़र आते हैं। पर एक बात जो मैंने नोट की इनकी शायरी के अंदर जो ज़रा आ जाता है वो ये है कि ये इनमें एक फैज़ अहमद फैज़ वाला टच है, और वो टच ये है कि फैज़ साहब कारी को एक अपनी नज़म के ज़रिए, बेशक बहुत सी नज़में हैं लेकिन एक उनकी जो है आगे हाथ उठाए हम, उसमें वो खौफ से निकाल कर हैरत व इस्तेजाब की तरफ लेकर जाते हैं। अब खौफ की जबिल्लत जो है, खौफ की जबिल्लत इंसान को एतक़ादात की तरफ लेके जाती है, जबकि हैरत व इस्तेजाब इंसान को उसके दुखों से मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए तहक़ीक़ पर आमादा करता है, जिसकी मैंने अभी मिसाल बताई कि वो कहते तो यही है कि आइए हाथ उठाएं हम भी, जो बताए एतक़ाद लगता है, लेकिन कहते क्या है कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़ मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। इस एतक़ाद को जब फैज़ अहमद फैज़ तहक़ीक़ की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर वो कहते हैं इसी नज़्म में कि उम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहक़ीक़ मिले, जिनके सर मुंतज़र तेरे जफ़ा है उनको रस्ते कातिल को झगड़ते की तौफ़ीक़। आबिद सयाल साहब बहुत गैर महसूस तरीके से अपने कारी को एक हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला करते जाते हैं, जो कि बिलाशुबा उन्हें खुद मालूम हो या ना हो उन्हें तहक़ीक़ की तरफ लेकर जाती है एक कारी। अब मैं कोई बाकायदा तनकीद निगार नहीं हूँ कि जो सर्कल के अंदर सर्कल रख सके और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रख सके, इसलिए मेरे लिए ये ज़रा समझना मुश्किल है कि शायद के सियासी रुझानात क्या हैं मुझे मालूम नहीं है। आबिद सयाल साहब को पहली मरतबा सुना है, लेकिन ये बात बहरहाल है कि ये कारी को इनकी शायरी इस्तेजाब में मुब्तला करके जुर्रत तहक़ीक़ तक बहरहाल लेकर जा रही है, और ये चीज़ है। और दूसरी बात जो मैं पहले एक जब नशिस्त थी उसके अंदर ये कहना चाह रहा था कि तरक्की पसंदी के अंदर नए तजर्बात किए जाते हैं, टेक्निकल तजर्बात भी किए जाते हैं, नए मज़ामीन भी आते हैं, नए इम्कानात के ऊपर भी गौर किया जाता है, लेकिन रिवायत से कट जाने का नाम तरक्की पसंदी नहीं हो सकता। अगर हम तरक्की पसंद हैं और रिवायती शायरी, रिवायती टेक्निक के मुताबिक शायरी कर रहे हैं, जैसे कि हमसे पहले बहुत से लोगों ने रिवायती अंदाज के अंदर बहुत बहुत खूबसूरत मज़ामीन बांधे, और उन मज़ामीन का न सिर्फ ये है कि आम क़ारीन पर बल्कि पूरे समाज के ऊपर, समाज पर असर भी हुआ, तो हम उनको तरक्की पसंदों के सफ़ों से निकाल दें। तो ये चीज़ जो मेनशुल से जुड़े रहना, रिवायत से जुड़े रहना, आबिद सयाल साहब के यहाँ मुझे ये खूबी नज़र आती है। और दूसरा इनके रवैये में मैंने एक चीज़, एक बड़ी खूबसूरत सी अनारकी सी फील की, जिसको मैं रौनक नहीं कह सकता, लेकिन ये इनकी शान शायराना है जिसको इन्होंने किसी भी जगह के ऊपर तज नहीं किया। गज़लें खुलाशबा शेराना जमालियात का शाहकार हैं,
میں اب اس میں ترتیب سنگی کے حوالے سے ایک شعر کوٹ کروں گا. ایک گلابہ تھا مقیموں کو مسافر کرتا, ایک گلابہ تھا مقیموں کو مسافر کرتا, ایک آواز کے اکسائے یہاں تک آئے. یہ کون سی آواز ہے جس کے اکسانے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق تو قیام موت ہے, اور شاید عابد سیال کے ہاں بھی قیام موت ہے. اور سفر جو ہے یہ ارتقاء ہے, یہ زندگی ہے, اور ارتقاء کے عمل انگیزی کو انقلاب کہا جاتا ہے. تو یہ آواز جو انہیں اکساتی ہے, انہوں نے کس سینس میں کہی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک قاری ہونے کے حوالے سے یہ مجھے ایک آواز, ایک ایسی آواز لگتی ہے جو مجھے جد و جہد کے اوپر اکساتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا, شاعر کہتے ہیں جی یہ بات میں نے کر لی. اور پھر اس کے بعد اسی روایتی شاعری کے حوالے سے اور آج جو غزل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک شعر ان کا یہ ہے جو میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. شور مچاتے لفظوں کے بازار میں چپ حیران, شور مچاتے لفظوں کے بازار میں چپ حیران, سنبھلی سمٹی ایک طرف کو کھڑی ہوئی غزلیں. یہ روایتی غزل کی بات کر رہے ہیں. اس وقت اردو شاعری میں جو عموماً ہمیں سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں, ان کی موجودگی کے اندر جو مین سوئچ سے جڑی ہوئی شاعری جو یہ کر رہے ہیں, واقعتاً اس حال کے اندر آج یہ شاعری ہے جس کو میں ذاتی طور پہ ایک میچور اور جس کو جو وہ لفظ استعمال کیا تھا پکی شاعری جس کو میں سمجھتا ہوں, یہ واقعی ایک طرف کو نہ صرف سنبھلی اور سمٹی ہوئی کھڑی ہوئی ہے بلکہ شاید سہمی ہوئی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایتی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ہم نئے سے نئے مضامین باندھ سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارا ٹیکسٹ اور ہمارا اپنا دماغ جو ہے ترقی پسند رہا. بہت شکریہ, زیادہ وقت ہو یہ میں اس کا ذرا علاج جی نجم میرا نام ہے. یہ غزلیں پڑھنے کے بعد میں پہلے نمبر پہ تو شکریہ ادا کروں گا عابد سیال صاحب کا کہ شاعری کا شاگرد ہونے کے ناطے انہوں نے اتنی اچھی درسگاہ میرے لیے فراہم کی ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ردیف قافیہ اور جو بحر ہے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے نبھایا گیا ہے کہ کسی بھی نئے اسٹوڈنٹ کے لیے, پڑھنے والے کے لیے, لکھنے والے کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی ہے اور بندے کو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کس پیٹرن پہ چلنا ہے. اب آگے کی بات کریں تو یہ میں اپنے طور پہ اس کو اگر رینک کروں گا تو یہ کلاسیکل قسم کی غزلیں ہیں, جیسے کہ سارے گاما پادا ریلیز ہوتا ہے اس میں گانے میں, جو سیکھنے والا ہے اس کے لیے تو بہت اچھی ہے. لیکن کیا یہ غزلیں ایک نئے میرے جیسے جوان بندے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں؟ کیا ایک نیا بندہ جو شاعری سے شغف نہیں رکھتا تو اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہی ہیں؟ تو میں اس میں تھوڑا سا کہوں گا کہ زیادہ تر نہیں مجھے یہ لگتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پڑھتے وقت سنتے وقت اس میں اتنی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے قافیہ نمائی اور باقی بحروں کو باندھنے کا جو طریقہ اور جو باقی چیزیں متعارف کرائی ہیں وہ سیکھنے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے. مجھے بڑی کوشش کے باوجود بھی ایک مجھے تھوڑا سا گمان گزرا ہے, شاید یہ غلط بھی ہو, کہ ایک جگہ پر ان کا شعر ہے تیسری غزل کا, نواحِ دل کسی ہلچل پہ آنکھ پھڑکی ہے, کہاں کا وہم ہے اور کس جگہ دھڑکتا ہے. اب اس ادھر مجھے جو ہے وہ تقابل ردیفین کی جو ہے وہ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو باقی میں نے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں, بہت خوبصورت غزلیں ہیں, لیکن جدید جو ہے نسل اس کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے. بہت شکریہ. صاحب صدارت, میں آج کی اس تقریب میں عابد سیال صاحب کی غزلیں ہی سننے آیا تھا بیسیکلی. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عابد سیال صاحب بہت کم کلام پڑھا ہے میں نے ان کا, تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ
जदीद उर्दू गज़ल चंद ज़ाविये नामी एक किताब लिख के गज़ल की एक तवील जो रिवायत है उसको ज़ेर बहस लाने वाले आबद सयाद और फिर उसके मुख्तलिफ ज़ावियों को डिस्कस करके उनको मुस्तरद करने वाले आबद सयाद खुद किस तरह की गज़ल लिखते हैं, मेरा ये इश्तियाक था, इस वजह से ही मैं आज यहाँ पे आया। जनाब सर, इन्होंने जो अपनी किताब है, मैं 2-4 बातें उसकी ज़रूर करना चाहूँगा ताकि उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी दोस्तों की निगाह में आना चाहिए। उसमें ये खालिद संजरानी का जिक्र करते हैं, बेसिकली बात कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनका जिक्र करते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू जब उनसे पूछा गया कि नासिर काज़मी कैसे शायर, तो उन्होंने कहा कि वो दूसरे दर्जे के शायर। तो इस पे जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो ज़रा मुतवज्जो हुए कि ये क्या बात कर दी है। तो इस पे संजरानी साहब ने कहा कि अगर मीर गालिब और इकबाल को पहले नंबर का शायर बना दिया जाए तो नासिर काज़मी जो है वो दूसरे नंबर के शायर आते थे। इनका मकसद ये था कि जब भी गज़ल पे या इस हवाले से या किसी शायर के हवाले से बात होती है तो फिर हम उसका कोई ना कोई ऐसा पहलू निकाल लेते हैं और जो असल मकसद होता है उसको मुख्तलिफ दर्जाबंदी करने का वो ग़ालिबन पूरा नहीं हो पाता। फिर उसमें उन्होंने एक और बात कही कि जो आप वो गज़लें जिसमें आपकी अंदरूनी कैफियत का इजहार है और जो आपके साथ जुड़ती हैं, आपका अपना इजहार होता है जिन गज़लों में, वो आपको ज़्यादा अपील भी करती हैं, वो मुख्तलिफ और मुनफरद भी होती हैं। और हमारी उर्दू गज़ल की रिवायत में ऐसी जो गज़लें हैं जो यानी एक तरह से एग्जिस्टेंशलिज्म की जो गज़लें हैं वो हमें ज़्यादा अपील करती हैं, उसको भी इन्होंने डिस्कस किया। फिर शकीब के हवाले से इन्होंने पैकर तराशी की जो है वो भी बात की। फिर हैत के जो तजुर्बात होते रहे उसका जिक्र किया कि कहीं पे रदीफ़ और काफ़िए में लेके आए तजुर्बा, कहीं पे दूसरा मिसरा गुला जो है उसको वो छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, कहीं पे वो आज़ाद गज़ल में मुर्रा गज़ल बना दिया, यानी जो मुख्तलिफ तजुर्बात होते रहे ये उन्होंने उसका भी जायज़ा लिया। और फिर लिसानी तश्कीलात के हवाले से जो ज़फ़र इकबाल ने जो गज़लें कही हैं उसको भी इन्होंने उस पर भी गिरफ्त की है कि जिस अंदाज से, लेकिन साथ ये भी कहा कि इन गज़लों के इस अंदाज से, ज़ुबान के इस इस्तेमाल से जो उर्दू गज़ल है वो एनरिच हुई है और इजहार की नई सूरतें हमारे सामने आई। यानी एक मोतदिल सा एक वो सारा तज्ज़िया है जो इनके यहाँ हमें नज़र आता है। अच्छा, अब एक बात जो है, 2-3 बातें हैं जो फौरी तौर पे अगर हम हमारी आज की जो गज़ल है उस पर अगर हम करना चाहें। पिछले दिनों कमर रज़ा शहजाद साहब ने अपना एक शेर लगाया, मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, वो सारे लोगों को पता है। अच्छा, ये अतर नासिक का भी ये शेर है। फिर रफ़ी रज़ा साहब बीच में कूद पड़े कि ये तो मैंने 1900 पता नहीं कब ये शेर कहा था। और फिर उसके बाद हमारे शाहिद अशरफ साहब ने एक शेर लगाया, बिल्कुल उसमें भी यही बात की, मोहब्बत के मसले वाली ज़मीन ज़रा तब्दील। मैं ये सोचने लगा कि क्या हम इतने गरीब हो गए हैं कि हमारे पास थॉट ही कोई नहीं है। हम एक थॉट को लेके 4 शायर हैं और चारों मुस्तनद शेर कहने वाले लोग हैं, तो वो उस एक थॉट के पीछे मरे जा रहे हैं, यानी उनको नया थॉट ही नहीं मिलता। अच्छा, दूसरा क्या है कि गज़ल के अंदर मखसूस किस्म की लफ्ज़ियात है, वो लफ्ज़ियात इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात होती नहीं है, उन लफ्ज़ों को आगे पीछे जोड़ के शेर किसी ज़मीन अलग करके वो बना लेते हैं। और उसके बाद फिर मातम शुरू हो जाता है कि ये यूं लग रहा है कि एक अहद में एक ही बंदा गज़ल कह रहा है या एक ही उस्ताद है, यानी कि ये बातें, लेकिन उसके ऊपर हम गौर नहीं करते कि असल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें, ये सारा जायज़ा मैं समझता हूँ कि आबद सयाल ने बहुत बारीबीनी से और गहराई के साथ दिया है। और फिर उसके बाद जो इन्होंने अब ये गज़लें पेश की हैं यहाँ, इसमें मैं समझता हूँ कि इन्होंने किसी रदीफ या काफिये के सहारे गज़ल कहने की कोशिश नहीं की, किसी काफिये को घर पहुँचा के नहीं आए, ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती।
دوسری بات یہ ہے کہ اس زمین یا اس قافیے کے امکانات کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے کوئی نیا خیال ایسا نکالنے کی کوشش کی ہوگی جو پہلے نہیں تھا. ایسی بات پرپسلی ہمیں انٹینشنلی کہیں نظر نہیں آتی. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ گوڈاؤن میں جو مختلف طرح کے میٹیریلز پڑے ہوتے ہیں اور ان کو آپ جیسے جوڑ کے ایک کلاج بنا کے اور کوئی نہ کوئی ترتیب دے کے شعر بنا لیتے ہیں, انہوں نے وہ کام نہیں کیا. انہوں نے جو بات کہنا چاہیے ہے اس کے لیے مناسب, درست اور مختلف الفاظ اور وہ تراکیب جو ہیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں, ان کو انہوں نے استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو غیر مانوسیت نہیں ہوئی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا چلتے ہیں تو غیر مانوسیت آ جاتی ہے, غزل میں ابہام آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جو اشعار, جو تھاٹ یہ کہنا چاہتے ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بات ایسی ہے کہ ایسی لبرٹی بھی نہیں لی کہ جیسے اوپر والے شعر میں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو نیچے والے شعر میں اندھیرا ہوا ہوا ہے. یعنی کہ اس طرح کا ایک سموتھنس ہے تھاٹ کی, ایک میچورٹی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنی جو بات کرنا چاہتے ہیں اس پورے تجزیے اور پوری تنقید جو جائزہ انہوں نے لیا اور پوری غزل کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ غزلیں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. یہ غزلیں اس لیے بھی غیر معمولی ہیں کہ ان غزلوں میں سوائے یہ جو ان کی آخری جو ایک غزل کا یہ جو شعر ہے, اگر گر پڑی چیز پلٹ کر میں اٹھانے کا نہیں, اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا ایک وہ ذہن میں شعر آتا ہے. ورنہ ان 12 غزلوں میں میں کوشش کرتا رہا ہوں, میں خورشید رضوی کی غزلیں پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی کلاسک میں شاعر یاد آ جاتا ہے, اس کا شعر یاد آ جاتا ہے. لیکن ان غزلوں کو پڑھ کے اس طرح سے اشعار ریکال نہیں ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ ان سے بالکل الگ ہیں, کٹے ہوئے ہیں, یا کوئی بالکل الگ دنیا کی کوئی چیز, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں لگتا کہ ان اشعار کو پڑھ کے دوہرا کے اپنے اندر رچا بسا کے اور پھر اس کی جگالی کر کے ہمارے سامنے لے کے آئے. تو اس وجہ سے یہ غزلیں جو فرسٹ اس کی ریسائٹیشن ہے اس میں ہو سکتا ہے اپیل نہ کریں, لیکن دوسری یا تیسری سائٹیشن میں یہ آہستہ آہستہ گرفت میں لکھی ہوئی غزلیں ہیں. انہوں نے جو جس انداز سے غزل کو سمجھا اسی طرح سے نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے. اب یہ غزل قبولیت کی شکل اختیار کرتی ہے نہیں کرتی, اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ ایک سطح پر ہمیں مکمل اور بھرپور اظہار ملتا ہے جس کو ہم غزل کی اس پوری روایت میں اور ان تمام ہتھ کنڈوں میں جو ایک مشاعرے میں شعر کو مقبول اور کامیاب بنانے کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں, انرجی ضائع کرتے ہیں, ایک دوسرے کے شعر چرا لیتے ہیں, یا جیسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی محاورے بیچ میں ڈال دیے, کوئی جملہ بیچ میں بستی بستی ہے تو قبرستان بھی بستا ہے, جملہ پسند آیا چلو جی اسی کے اوپر کسی ناول میں کسی اس میں. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بات سے بات بنا لی جائے اور پھر آگے اٹھا لی جائے اور شروع ہو جاتی ہے, یہ ہمیں اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی. تو میں تو عابد سیال صاحب کی ان غزلوں کو پڑھ کے اور دوبارہ پڑھ کے اور سن کے مجھے بہت اچھا لگا, اور مجھے یوں لگا کہ جیسے انہوں نے جو غزل پہ پوری تنقید لکھی ہے وہ کتاب اور بڑی سنجیدگی سے مطالعہ کر کے جو انالیسس کیا اور پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے لے کے آئے, اس میں عام طور پہ شاعر پھنس جاتا ہے, وہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتا. لیکن ان کے ہاں اتنی توانائی, اتنی کریٹیوٹی اور اتنی انرجی ہے کہ یہ اپنے اس خاص انداز کی غزلیں جو ہیں ہمارے سامنے لے کے آئے. بہت شکریہ. جناب صدر, جہاں تک ترقی پسند اور غیر ترقی پسند شاعری کا تعلق ہے تو اس میں واضح فرق ہے, اس کو ہم مکس نہیں کر سکتے. اور جمالیات کا جہاں تک خیال ہے جتنی آدھا پائے کی جمالیات جو ہے ترقی پسند شاعروں کے ہاں ملتی ہے, میرے خیال کسی اور شاعری کا کہانی ملتی ہے. فیض ہے, فراغت ہے, صاحب جانوی ہے, شیفی آدمی ہے, جاوید اختر ہے, ان کی ترقی پسند شاعری جو ہے وہ بھی پڑھنے میں تعلق رکھتی ہے, اور ان کی جو دوسری شاعری ہے ادبی شاعری ہے اس کا بھی ایک مقام ہے. میرے خیال ترقی پسندوں نے ہی اعلیٰ درجے کی جمالیاتی شاعری لکھی ہے.
दूसरी बात ये है कि जो तरक्की पसंद शायर है उसके लिए ये हम निफ्ट भी इसलिए नहीं कर सकते कि जो हर शख्स बंदा जैसे तबकाती शऊर ही नहीं है या समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि तरक्की पसंद शायर है। तबकात का शऊर होना तो मेरे ख्याल में सबसे जरूरी शर्त है शायरी के लिए। तो ज़्यादातर अब देखें तनवीर सबरा की शायरी को देख लें, उसकी गज़लें पढ़ने वाली होती हैं और उसमें पूरा तबकाती शऊर मौजूद है। जनाब सदर, ये गज़लें पढ़ते हुए ख़ास तौर पर इसकी ज़ुबान के हवाले से मुझे अपना दोस्त आफ्ताब हुसैन बहुत याद आया। आफ्ताब हुसैन ज़ुबान को बरतने के हवाले से जो सलीका रखता है वो बहुत ही हमारे कम दोस्तों में है, और ये चीज़ मैंने ज़ुबान के हवाले से जो इन गज़लों में देखा तो ये बहुत ही उम्दा और आला पाई की गज़लें हैं। हमारा एक मिजाज है, हम बाज़ार में या सड़क पर किसी मकरूह फेल के ख़िलाफ़ या जिस अदारे में काम करते हों वहाँ तो एहतजाज जो है नहीं करते, लेकिन ये मुज़ाहमत हम शायरी में ज़रूर तलाश करते हैं कि वो मुज़ाहमत खुली खुली सी मुज़ाहमत जो है वो हमें यहाँ ज़रूर नज़र आए। प्रोग्रेसिव रवैया जो है वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लट लेके निकल आए और नारे लगाते फिरें। आप फैज़ साहब की तरह भी बात कर सकते हैं और सलीका भी है बात करने का। मसलन मैंने जब ये देखा, पहली बात तो मैं इस पर यह करूँगा कि शायरी और गैर शायरी में जो फ़र्क है वो इन गज़लों में है। जो पोएटिक सेंसिबिलिटी जिसमें ना हो वो शायरी नहीं है। और मैंने पिछले इजलास में भी कहा था, हमारी 90% शायरी जो है वो पोएटिक सेंसिबिलिटी से महरूम है, सिर्फ काफिया है, रदीफ है और वो औज़ान पर पूरा उतरने वाली चीज़ें हैं। मैंने इन गज़लों को जब पढ़ा, मैं एक एक दरअसल इधर आएंगे, मैंने यहाँ सिर्फ मिसरे 2-4 बोलूँगा और शायरी और गैर शायरी का फ़र्क जो है वो सामने आता जाएगा। एक बुलावा था मुकीमों को मुसाफिर करता, नवाहे दिल किसी हलचल पे आंख भड़की है आंख अपने ही पानी में डूब कर जिंदा। इसी तरह रुके पिघली चांदी के चश्मे के पास, कुरेद और ज़रा मुमकिन की दर्जों को, बेशुमार इसमें ऐसे रोता है अश्के खुश्क से मेरे ही सामने। ये वो पोएटिक सेंसिबिलिटी है जो बहुत सारे शायरों के हाथ नहीं है। गाफर साहब जिस शेर पे लड़ने का वो हवाला दे रहे थे उसमें भी कोई पोएटिक सेंसिबिलिटी नहीं, सीधी सीधी सी एक बात है, एक बयानिया सा अंदाज है। तो पहली बात तो ये है कि शायरी को इस दर्जे की शायरी होना चाहिए, उसमें पोएटिक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। और ये उसके बाद का अलग मसला है कि आपका तख्लीकी तजुर्बा क्या है, वो ज़ाती है, इनफरादी है, या आप उस अपने तख्लीकी तजर्बे में बाकी लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। आपका तजुर्बा जो बहुत सारे लोग उस तजर्बे से नहीं गुजर सकते, महसूस कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन उस पर तख्लीकी सतह पर उस पर बात नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बाकी लोगों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये काम तो इन्होंने इसमें किया है। मैंने देखा कि बाज़ लोग शेर को इसलिए बड़ा समझते हैं कि इसमें तराकीब बड़ी ले आए हैं, लेकिन वो मामला भी नहीं है। लेकिन जो तराकीब ये लेकर आए हैं वो मुख्तलफ हैं। लम्से ना याफ्ता मैंने नहीं पढ़ा था पहले, जंजीर लतीफ़, अश्क खुश्क, नखल फुर्सत, राह तज़ब्ज़ब, महर नाराज, ये मुख्तलफ शायरी है और अपने तख्लीकी तजर्बे में भी मुख्तलफ है, अपनी बुनत में भी मुख्तलफ है, और बुनत के सब में जो चीज़ें जो एलिमेंट आते हैं, यानी जो इन्होंने तराकीब लाई हैं, लेकर आए हैं, वो भी बहुत मुख्तलफ हैं। अच्छा,
ایک اور چیز کا ذکر میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ غزل کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر، ان کی یہ غزل بالکل واضح بتا رہی ہے کہ غزل کے سینے میں مصرع میرا دھڑکتا ہے. تو میں نے دیکھا ان کے مصرے جو ہیں وہ دھڑکتے ہوئے مصرے ہیں، کیونکہ اب ہمارا مزاج چونکہ چلندر قسم کی شاعری کا ہے تو وہ ہمیں یہ ہانٹ نہیں کرتی، اکثریت میں ہمیں ہانٹ نہیں کرتی. لیکن جب ہم اسے ہماری شعر کی کلاسیکی تہذیب جو ہے پوری شاعری کی، غزل کی، اس پر رکھ کر دیکھیں تو پھر مصرع تو دھڑکتا ہوا مصرع نہیں ہے، پکڑتا ہی نہیں ہے مصرع، تو پھر وہ شاعری کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پھر پڑھتے پھرے، فیس بک پہ لگائیں، اپنے شعر خود لگائیں، کسی لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا کر لگائیں، ٹھیک ہے چلے گا. مشاعرے میں پرفارمنس کریں، یہاں سے لے کر وہاں تک مائک لے کر گھومیں، ٹھیک ہے. جب لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جائیں گے آپ کی شاعری کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. تو یہ شاعری زندہ شاعری ہے، یہ رہ جانے والی شاعری ہے. تو اس میں ان کے مصرے دھڑکتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہم اکثر بات کرتے ہیں، پہلے مصرے کو دوسرے میں دہرا دینا یا ٹانکا لگا کے شعر بنا دینا، یہ ایک ہلکے درجے کی شاعری کا کام ہوتا ہے. تو عابد سیال صاحب نے جو کام کیا ہے، انہوں نے تلازمے کے ذریعے تو مثلا ان کے مصرے پڑھ لیں، ایک سطح پر لگے گا کہ ایک مصرع پورا شعر ہے، بے شمار ان کے میں نے لگائے ہوئے ہیں نشان. اب دہرانا اچھا نہیں لگتا، بار بار مصرے پڑھنا شروع کر دوں. ایک مصرع جو ہے وہ ایک مکمل شعر ہے، مکمل بات ہے اس میں، اور دوسرے مصرے میں تلازمے کے ذریعے جوڑ رہے ہیں. یہ ایک اچھی شاعری کی علامت ہوتی ہے، ایک اچھے شاعر کی علامت ہے کہ اسے پتہ ہے کہ شعر کو بنانا کیسے ہے. اور پھر اسی میں ہے کہ ہے اس طرح و توازن کے تال میل سے شعر، ردیف ٹھہرا ہوا قافیہ دھڑکتا ہے، اگر قافیہ نہیں دھڑکتا، ردیف ٹھہرا ہوا نہیں ہے، تو یہ شاعر کی کمزوری ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ غزل کیسی ہونی چاہیے، کہ اچھی غزل کی خوبیاں کیا ہیں، یہ اس میں انہوں نے بتا دی. بات ہو رہی تھی کہ طبقاتی حوالے سے، کہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا تو واضح طور پر باعث ہے اس بات. یہ ان کا جو غزل نمبر 4 جو ہے، یہ پوری غزل اگر ان غزلوں سے نکال کے الگ سے میں ایک غزل ہی پڑھنی شروع کر دوں تو مجھے بتائیں کیا یہ موضوعات جو اس کے ہیں، یہ جو ہماری کلاسیکی روایت کی جو غزلیں ہیں، یہ وہ مضامین ہیں؟ بالکل ہٹ کے مضامین ہیں. جب یہ کہتے ہیں لامساوی زمینوں کی جب بات کر رہے ہیں اور قیمتیں مختلف ہیں پھلوں کی، پھل ایک سے ہیں، ایک ہو کر بھی تیری میری ایکتا کالعدم ہو گئی، تو یہ ایک پروگریسو تھاٹ ہے. بندے کو پتہ ہے طبقاتی تقسیم کی، وہ جو لامساوی زمینوں کی جو بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اسے اس طبقاتی نظام کا، اس پورے سسٹم کا نہیں پتہ. یہ شعر پورا کھل کے بتا رہا ہے. چونکہ ہمارا مزاج اس طرح کی شاعری کا نہیں ہے، ہماری اس طرح کی ٹریٹمنٹ کو ہم اور طرح کی ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں، کھلی سیدھی سی بات ہو وہ ہمیں پکڑتی ہے. اس طرح کا شعر ہمیں پکڑتا نہیں ہے. حالانکہ کنٹینٹ اس کا پورا پروگریسو کنٹینٹ ہے. کیسے سیدھے قدم چلتے چلتے توقع سے باہر پڑے. دیکھیں کیسا ایک جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک مصرع پورا جو ایک مضمون ہے، پورا شعر ہے ایک مصرع، اور کیسی میٹھی روش ایک تلخی کے درجے پہ خم ہو گئی. کیا یہ ہمارے سماج کا المیہ بیان نہیں کر رہے کہ اس سے پہلے والا جو شعر ہے، کیسی سنوری سجی ساعتوں والی صبح کے سپنے سنے، کیسی اجلی امیدوں کے چہرے پہ ظلمت رقم ہو گئی. اس میں اور بہت سے میں نے نشان لگائے ہیں کہ جیسے پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں، جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں مجدار نہ ہو. کیا ہم اس بے یقینی کی کیفیت کا شکار نہیں ہے؟ کیا پورا سماج یقین اور بے یقینی کے درمیان لٹکا ہوا معلق معاشرہ نہیں ہے؟ ہماری نفسیات پوری کی پوری یہی نفسیات ہے. اور اسی طریقے سے جب میں آگے پر جب دیکھتا ہوں، اور سورج نگاہوں کا مرکز ہوا. سورج نگاہوں کا مرکز عام آدمی کا نہیں ہوتا، کسی سوچنے والے بندے کی ہی نگاہ کا مرکز سورج ہوا کرتا ہے. دل منڈیروں پہ اب نئی دھوپ ہے. جو نئی دھوپ کی جو تلاش ہے اور نئی دھوپ کی جو خواہش ہے، یہ وہ جسے رجت پسند ہم کہتے ہیں، یہ رد کی ہوئی یا جگالی کی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یہ تو ان کا ٹریٹمنٹ ہے، وہ ٹریٹمنٹ ایسا ہے کہ وہ جو عام آدمی کی یا ایک لے مین کی سطح پر، اگر آپ کو پوری تہذیب ہے شعر پڑھنے کی، کلاسیکی روایت سے شعر سے آپ واقف ہیں، تو پھر آپ کو ان شعروں کے اندر مطلب جو ہیں، وہ مطالب جو وہ بھی آپ پر پورے اتریں گے اور آپ کو شاعری پکڑے گی. کنٹینٹ میٹر جو ہے، اور یہی بات ہے کہ ان کا تخلیقی تجربہ رکا نہیں ہے. یہ اپنے تخلیقی تجربے میں شریک کر رہے ہیں دوسروں کو.
ये हो नहीं सकता जनाब सदर कि भूख नंग जो मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जुल्म समाजी सतह पर जिस जकड़न का ये यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि समाजी ये जकड़न जो है कि सुकड़े वक्त की जकड़न से दम रुक जाए, अच्छा कब पलटेंगे मौसम खुले फरागों वाले, तो ये जिस जकड़न की बात कर रहे हैं तो पूरा माशरा उस जकड़न की लपेट में है। तो ये कैसे हो सकता है कि सोचने समझने वाला आदमी जो तख्लीकी तजर्बे का हामिल हो, तख्लीकी तजर्बा रखने करने की सलाहियत रखता हो, तो फिर वो इन मज़ामीन की तरफ कैसे नहीं आएगा। और भी इसमें शेर हैं जो समाजी और हमारे इज्तमाही सोसाइटी के हवाले से वो अपनी गिरफ्त में वो अपने मज़ामीन को उसकी सूरत हाल पर इन्होंने वो कमेंट किया है, तो और भी इसमें से शेर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर शायर रुका हुआ नहीं है, उसका तख्लीकी तजुर्बा जो है वो यकरुखा नहीं है, वो फिर उसके यहाँ वो पूरे माशरे पर उसकी नज़र है, अपने ज़ाती जो उसके कैफियात हैं उन पर भी वो जिक्र कर रहा है और अपने समाज पर भी कमेंट कर रहा है। तो इस तरह की शायरी जो है, इस तरह का जो ट्रीटमेंट है, इस तरह की जो बुनत है, ये सीखनी चाहिए। जो दावा करते हैं कि हम नौजवान हैं और हमें सीखना चाहिए, हमें इस तरफ आना चाहिए, तो नए लोगों के लिए ये इसमें मिसरा कैसे बनाना है, शेर कैसे बनाना है, ये सीखने के पूरे लवाजमात इस शायरी के अंदर मौजूद हैं। अब रही बात ये कि ऐबे रदीफ है, भाई ये मुनशियाना बात है, गुजर गया ज़माना कि मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि ऐबे रदीफ है के चक्कर में पड़ के आप शेर के इम्कान को रोकते हैं, आप मजमून को महदूद कर देते हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। बल्कि गज़ल को भी घसी पिटी बात कहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त वो कहते हैं कि नज़म लिखनी चाहिए, उसमें आपके पास अपने तख्लीकी तजुर्बे को बयान करने के लिए आपके यहाँ कोई रुकावट नहीं है, काफिया नहीं है, रदीफ नहीं है, खुलकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास हुनर है तो उस हुनर को आप गज़ल के एक शेर में एक नज़म का पूरा मजमून बांध सकते हैं। ये लेकिन शर्त ये है कि एक सलीका हो। तो आबिद सियाल साहब जो हैं वो पूरे सलीके के साथ उन्होंने ये गज़लें कही हैं और उन्होंने गुरेज का रास्ता इख्तियार किया है, अपनी क्लासिकी रवायत के अंदर रहते हुए मज़ामीन की हद तक उन्होंने इनफरादियत दिखाई है। और यही मुनफरद गज़लें होती हैं कि जो दूसरों से, मसलन मैंने इनकी गज़लें पढ़ते ही मुझे आफ्ताब हुसैन क्यों याद आया कि मुझे उस जैसा कोई और ज़ुबान को इस सलीके से बरतने वाला नज़र ही नहीं आता। तो ये एक ये नहीं कि आफ्ताब हुसैन मेरा दोस्त है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो कहीं बाहर बैठा हुआ है, लेकिन हर सतह पर ये मिसरे, ये अशआर हांट करते हैं। और अगर आप इनके अंदर उतरें तो इनके जो मानी हैं वो मानी वही हैं जो बात मैं भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं लाउड होकर बात कह देता हूँ। लेकिन एक बंदे को सलीके से बात करनी आती है तो वो इस सलीके से बात कर देता है। और ये जो रवैया है, जो कि हम मुतशद्दद सोसाइटी के लोग हैं, तो हम डिमांड भी यही करते हैं कि खुला खुला सीधा सीधा ठा ठा करती किस्म की आवाज़ें हैं जो जिनसे हम मुतासर हों। हम आदी हो गए हुए हैं मुतशद्दद रवैयों के, और यही मुतशद्दद रवैया हम तख्लीकात में भी ढूंढते हैं। हर बंदे का एक मिजाज है, कोई लाउड होकर बात करता है, कोई लाउड होकर बात नहीं करता। मुझे फैज साहब लाउड होकर बात नहीं करते थे, और उसके बरक्स जो है साहर लुधियान भी लाउड होकर बात करता था। लेकिन हम जब जमालियात की बात करते हैं तो इससे हमारा कोई इनहराफ नहीं है, हम नहीं मुकरते, हम इसे बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है, अगर आप बहुत अच्छा फलसफा, बहुत अच्छा तबकाती निज़ाम का हवाला दे रहे हैं और आप बदतमीजी कर रहे हैं दूसरे से, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपका बहुत अच्छा नुक्ता नज़र, आपका तबकाती निज़ाम का जो मादियत के हवाले से जो कार्ल मार्क्स ने जो बातें की हैं, जो फलसफा बयान किया है, आप उस सोशल साइंस को जब एक नाराज आदमी के तौर पर, एक रवैये के तौर पर दूसरे को सुनाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। यही तो प्रेजेंटेशन है कि इस पर हमारे किसी बड़े ने, किसी तहरीक खुद बानी ने, रोशनाई ने, सज्जाद ज़हीर, किसी ने कोई इनहराफ नहीं किया। हम तन आसानी को में लेके चीज़ों को अगर इसका इनहराफ करते हैं
पे किसी दोस्त की ज़ाती सतह पर तो कोई कमज़ोरी हो सकती है, इसका जमात से, नज़रिए से, नुक्ता नज़र से या तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा सामान था मेरे समझने के लिए भी, मेरे सीखने के लिए भी, कि ज़ुबान को हमने कैसे बरतना है और बात किस सलीके से करनी है। तो प्रेजेंटेशन जो है ये पहली चीज़ है, और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आपका अच्छा कंटेंट भी जो है वो मानी खो देता है, वो अपनी जो असर पजीरी है आप उसे कम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आबद सियाल का कि वो तशरीफ़ लाए, वो हमें ये अच्छी गज़लें सुनने को मिली। गज़लों की कामयाबी की एक निशानी तो यही है कि उलमा से लेकर फाज़िले तक सबने बड़ी भरपूर गुफ्तगू की है। और ये जैसा कि तुम आबद सियाल ने कहा है कि शोर मचाते दस्तों के बाजार में कुछ हैरान समझी सिमटी एक तरफ खड़ी हुई गज़लें। तो इन गज़लों ने सभी को मतवज्जो किया है। मुझे तो मुख्तलिफ ख्याल के लोगों की बात याद आ रही है। हमारे यहाँ एक पूरी नस्ल को खराब करने वाला शायर ज़फ़र इक़बाल भी है, जो ये कहता है कि शेर को जो फौरी तौर पर लोगों को पसंद आ जाए, लोगों को भड़का दे। जबकि यूसुफ़ी साहब ये कहते थे कि हम उस शेर को क्या समझें कि जो एक ही वक्त में 600-700 लोगों को समझ में आ जाए। आपने इन गज़लों की पानी के दौरान महसूस किया होगा कि माहौल में पूरा सन्नाटा था, खामोशी थी, चुप थी। और ये चुप इसलिए नहीं थी कि ये गज़लें अपने गहराइयत के एतबार से या अपनी रसीले होने के हवाले से, असर अंगेज़ी के हवाले से कुछ कम थी, बल्कि ये इसलिए था कि दावत फ़िक्र देने वाली गज़लें हैं, सोच विचार की दावत देने वाली गज़लें हैं। इनको आप जैसे आबद साहब ने भी कहा और शुरू में इख्तियारी भी कहा था, ये बाकायदा एक सलीके से और हुनरमंदी से कही गई गज़लें हैं। अपनी सुंदरता की ज़िद पर अड़ी हुई गज़लें हैं, हिजर के घाट का पानी पीकर बड़ी हुई गज़लें हैं। तो इसमें जो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत कमालात दिखाए हैं और इन अनपारा गज़लों में इन्होंने हर बड़े मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर दिए हैं। और ये बड़ी बात है कि एक शायर जो है, जो बताया जैसा कि काफिर शहजाद साहब ने, क्योंकि माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि काफिर शहजाद का असली अदब पर जितनी गहरी निगाह है और जिस तरीके से माशाल्लाह मुझे बड़ी हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है, जितना मसरूफ़ आदमी इतना पढ़ता भी है और जितना पढ़ता है उससे ज़्यादा लिखता भी है। और ये बड़ी हुनरमंदी की बात है उनकी भी, ये हमें मुतारफ़ करवाते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके मुख्तलिफ पहलुओं से, उनके फनकार के मुख्तलिफ पहलुओं से हमें आशना करते हैं। मैं क्योंकि वैसे आबद सियाल साहब को जानता हूँ और इनको पढ़ा भी है, पहले में मिल के भी आया था इस्लामाबाद में, तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत करीबी दोस्त है इनका, इसलिए वो अपना उनकी तरफदारी भी कर जाए तो कोई बात नहीं। मगर ये गज़लें जो हैं हम तो इसको आबद सियाल से करके देखेंगे शायर के तौर पर। मैं जानता नहीं डॉक्टर आबद सियाल को, मैं तब भी ये गज़लें जो पढ़ूँगा मैं ज़रूर इसकी हुनरमंदी की बात करूँगा। मज़ामीन के तनव्वुअ का इसमें बहुत ज़्यादा एहतमाम है और इसमें पढ़ने वाले को ख़ास तौर पर जैसा कि कहा गया कि ये सीखने वाले के लिए एक बहुत ही अपना कामयाब कोशिश है कि ये सिखाते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं
आपको मिसरा साजी का फन जो है वो पता कैसे चलेगा? तो ये गज़लें पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे जब लिखना है तो मुझे कैसा लिखना है। और शौरी तौर पर जहाँ तक है की बात कि हमें इसमें यकीनन फैज़ और फराज जैसी गहराइयत नजर नहीं आएगी, वो लताफत और वो जो है एक बड़ी खूबसूरती ऐसी कि जो फौरी तौर पर तवज्जो करती है सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, कि वो उसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं अगर अपने दोस्त उस्ताद मानी के हवाले से बात करूँ, फैसलाबाद जो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप होता था, हमारे दोस्त थे डॉक्टर हाफिज शहजाद, हम उन्हें उस्ताद मानी कहते थे, और हमारा डॉक्टर जावेद और डॉक्टर हाफिज सबका एक ग्रुप था। तो डॉक्टर वहीद वगैरह सबकी नज़में गज़लें सुनकर वो गैर शायर उस्ताद मानी जो राय देता था वो सब शायरों से ज़्यादा मुस्तरद होती थी। और इन सब की नज़में या गज़लें जो थी या इनकी शायरी जो थी उसको सवारे निखारने में उसका बड़ा हाथ था, क्योंकि वो इस बेलाग राय दिया करता था। तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी सीखने वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं, मेरे पास जब आज कल मैं अखबार में काम करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे लोग ख्वाहिश लेकर आते हैं कॉलम लिखने की। तो जब कॉलम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई लिख कर लाओ, तो 100 लफ्ज़ लिखना है अगर आपने, तो आपको 10,000 लफ्ज़ पढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज की इन गज़लों में जिस शायर ने अपने हमारे सामने ये गज़लें रखी हैं, 12 गज़लें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसने कम से कम 12,000 शेर तो पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो तब जाकर ये 12 गज़लें जो हैं ये हमारे सामने पेशकश जो है इस अंदाज में आ सकी है। तो हमारे यहाँ आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी नई नस्ल के अंदर, उसको ये सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि काता और ले दौड़ने वाला मामला नहीं होता। शायरी एक रियाजत मांगती है, शायरी वक्त मांगती है आपसे। आपका जब तक आप इतना पानी नहीं करते आप नहीं लिख सकते। इन गज़लों के अंदर आपने जैसा बताया, जिन्होंने बाकायदा गज़ल के हवाले से पूरी किताब लिखी है, उसकी पूरी जिहाद के हवाले से किताब लिखी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने उस हुनर को अपनी शायरी के अंदर आजमाया भी है और पेशकश के एतबार से भी दिखाया भी है कि मैंने जो बात कही थी तनकीद के अंदर, वो मैंने अपनी शायरी के अंदर उसका एहतमाम किया। कोई और दोस्त? सदर आपकी इजाज़त से बात करनी भी नहीं आती, जो महसूस होता है अगर वो बाहर फेंक दें तो बाहर पटरी पर जाकर बुरा हाल होगा। बात ये है कि मुझे ना वली दखनी का शेर याद आने लगा कि काश गज़ल वही होती है, इन गज़लों को 12 पढ़ता है अजब कुछ लुत्फ़ देता है, शब खलवत दिल पर सूं सवाल आहिस्ता आहिस्ता जवाब आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमें ऐसे निसाब ऐसी शायरी हमें गज़ल बताई जाती है कि ये गज़ल ये होती है, ये एक एतबार है, एतबार की अहमियत है बाकायदा। अगर शायरी में एतबार नहीं हासिल किया जा सका 12 गज़लों के बाद, जैसे सर ने भी बताया कि मुतासर नहीं करती जब पहली रीडिंग होती है। गाफर शहजाद साहब की मैं बात से मुतफ़िक़, मतलब मैं शेर बोलता है, कहता हूँ कि बहुत ही सादा है तू और ज़माना है यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। साहब ज़हन में आ गया कि ना सही, ये मैं दलाइल दे रहा हूँ साहिब सदर, तख्ती वगैरह ये तो मुझे आती नहीं है। बतौर रीडिंग के मैं बात साफ कह रहा हूँ, इसमें स्वाय लेक्चरशिप के और कुछ नहीं है। इसमें बू आती है और जितने भी गाफर शहजाद ने नाम बताए हैं, इसके अलावा और भी हैं जो अपने गांव से चलते हैं, एक मिसरा उतर कहते हैं और दूसरा न्याजी अड्डे पे उतर कर कहते हैं। हम समझते हैं कि सफ़र क्या बात है, शायर में क्या बात है। ये चीज़ें जो हमें क्लास रूम में लाया गया है पीछे कि ये इस तरह गज़ल
जदीदियत की कोई मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एतबार ही नहीं है 12 गज़लों के बाद अगर मैं एक भी मिसरा का शेर याद करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये अब्बस ख्याल का शेर है। या और भी दीगर शौरा गुजरे हैं, उनमें मसलन के मीर अनीस ने अपने बेटे को मरसिया दिया या कसीदा दिया तो वो मजालस में पढ़ते फिरते थे लखनऊ में, लेकिन वो बड़े उस्ताद थे जो आगे बैठे होते थे। आप यूं नहीं कह सकते, आखिर मीर अनीस को वो वापस लेना पड़ा, ये एतबार ही नहीं हासिल था। तो ये चीज़ें हमें लेक्चरशिप की बू आती है। ज़्यादातर शायरी, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, जब से लेक्चरार इसमें घुसे हैं गज़ल में तो सत्यानाश हो गया। कहीं साहिबान है, कहीं कंगन है, कहीं और देखे ना, गज़लों की बात होती रहती है कि गज़लें गज़लें, अगर हमें रदीफ इस दौर में गज़लें का दिया जाएगा तो हमारी क्या परवरिश होनी है, क्या तरबियत होनी है। मैं तो गलियों में या दूसरे, मैं बाजार से गुजर रहा था, वो बालजाक ने ऐसी शायरी के खिलाफ क्या कहा है वो भी बस सदर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने एडमिशन लिया नया साल का। ये बात तो फिर कोर्स साहब पिछले बाप का आ जाएगा। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई और ज़्यादातर जोर इस बात पे रहा कि शायरी इसको कहते हैं। इस तरह हमें 15-16 चीज़ों का पता चला कि शायरी किसको कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अगर मैं एक नज़रिया सामने रख लूँ, कोई एक नुक्ता नज़र सामने रख लूँ और उसको तलाश करूँ शायरी में और वो ना मिले तो इसका मतलब है वो शायरी नहीं। देखिए, शायरी जैसे तनकीद है, तनकीद की मुख्तलिफ किस्में, यहाँ उस्ताद लोग बैठे हैं, मैं सही अच्छे मानों में कह रहा हूँ, ये मेहदी वाले मानों में नहीं कह रहा तो पता कि ये मार्क्सी तनकीद, ये जी साइंटिफिक तनकीद। अब साइंटिफिक तनकीद क्या हो? आप जिस चीज़ को, इस शायरी को एग्जामिन कर रहे हैं, क्या ये साइंटिफिक है? जब जिस चीज़ को एग्जामिन किया जा रहा है वो ही साइंटिफिक नहीं है तो उसे साइंटिफिक हवालों से देखना भी मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं। इसी तरह बाकी हवाले के भी कार्ल मार्क्स की किताब खोल के रख लेंगे, जैसे उनकी मैं चाइनीज़ की किताबें पढ़ता था तो उसमें होता था कि उसने फिर मौजे तुम की किताब, लाल किताब खोल के देखा तो उसके ये हाल मिल गया। तो ये तो कोई खूबी की बात नहीं है। शायरी सबसे पहली बात यह है कि इंसान के अंदर से निकलती है और इंसान के अंदर क्या खजाना होता है जो उसने अपने इर्द गिर्द देखा होता है, उसी में तबके भी हैं, उसी में रोमांटिसिज्म भी है। जैसे सफ़ी इधर रोमांटिसिज्म ढूंढ रहा था, तबका जो है वो शऊरी तौर पर नहीं लाया जाता, तबकाती एहसास होता है जो अगर नेचुरल तरीके से आपकी शायरी में आए तो फिर आपकी शायरी तरक्की पसंद होती है। ग्रेट। ये नहीं होता कि हम पहले एक नज़रिया रख ले कि जी ये गरीब है, ये अमीर है, ये झोंपड़ी है, ये कोठी है, इसको लेके अगर हम बांधने बैठ जाएं तो हो सकता है हमारी तहरीर जो है वो हमें बहुत अच्छी, खुद को तो लगे कि हमने इस अपने मिशन को आगे बढ़ाया है, लेकिन जैसे आबिद साहब कुछ कह रहे थे तो मुझे इनसे इख्तलाफ हुआ कि अगर शायरी पकड़ती नहीं है तो वो क्या शायरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि शायरी लुत्फ के लिए, शायरी तो तबलीग नहीं है। अब तो तबलीग वाले भी हूरों का जिक्र कर करके उसमें लुत्फ डाल देते हैं, वरना आपको मौलवी जमील साहब की बातें सुन लें। तो शायरी का सबसे पहला काम तो आपको पकड़ना है
वो खुद जमील है। तो गुजारिश ये है कि ये शायरी मैंने शुरू में कहा था कि बहुत पुख्ता शायरी है, बहुत पक्की है, इसमें शायद कोई ऐसे फनी गलती या कोई कमजोरी पकड़ना मुमकिन ना हो, लेकिन इस शायरी के लिए भी हमें बिलमूम पकड़ना मुमकिन नहीं। मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि शायरी जैसा एक और हमारे यहाँ मसला है कि जो लोग नकाद होते हैं ना, वो किसी चीज़ के पास बारे में जो बात करते हैं उस वक्त वो बड़े सख्त होते हैं, लेकिन जब उसी सिंफ में वो तबाह आजमाई करते हैं तो वो जो बातें उन्होंने कही होती है वो सारी उनके यहाँ भी पूरी नहीं होती। अब ये बात के लिए वो संजरानी साहब ने कहा कि जी वो दूसरे नंबर का शायर है, ठीक है आपकी राय, वो तीसरे का और चौथे का, हमें क्या। लेकिन फिर बुनियाद ये कि अगर हम गालिब को और मीर को नंबर 1 कहेंगे तो फिर ये दूसरे नंबर का ही होगा। ये बिल्कुल गैरमंतकी बात है। हर दौर का अपना नंबर 1 होता है और अपना नंबर 2 होता है, बल्कि नंबर 1 नंबर 2 की तकसीम होनी ही नहीं चाहिए कि ये शायर अच्छा है वो आपको महसूस होगा, ये शायर अच्छा नहीं है वो आपको महसूस ही नहीं होगा। इसलिए इन गज़लों को अगर बहुत इनकी तारीफ करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आप पहले वो जुमला कहें जो ये डॉक्टर ज़िया ने कहा था कि जी मैं जानिबदार। हाँ बस वो बड़ा ही अक्लमंदाना जुमला है, क्योंकि इनको हम चाहे तरक्की पसंदी के हवाले से देखें, मैं खुद तरक्की पसंदी का मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम है, या रोमांटिसिज्म के हवाले से देखें, किसी भी हवाले से ये हमें उतना शिद्दत से पकड़ती नहीं है। मसलन तरक्की पसंदी में जितनी शिद्दत से फैज़ पकड़ता है उतनी शिद्दत से हमारे बहुत सारे शायर नहीं पकड़ते और इस दौर के भी नहीं पकड़ते। बात है कि जैसे किसी ने कहा था कि वो मुशायरों का भी एक बोझ है शायरों के सर पे कि जी मैं अगर मुशायरे में हिट ना हुआ, मुशायरे में पॉपुलर ना हुआ तो ये शर्मिंदगी की बात है। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। किसी को अच्छा लगता है मेरा शेर तो लगे, नहीं लगता तो ना लगे, लेकिन कुछ लोगों को मेरा शेर पकड़े ज़रूर। जो संजीदा कारी है उनको अगर शायरी पकड़ती नहीं है तो फिर वो कोई बड़ी शायरी नहीं है। अच्छी शायरी हो सकती है, ये भी बहुत अच्छी शायरी है, लेकिन उतनी शिद्दत से ये नहीं पकड़ती जितना इस कैलिबर के शायर की शायरी को पकड़ना चाहिए। ये जो इनके मिसरे हैं, इनकी गज़लें हैं, इनका स्टाइल है वो बहुत पुख्ता है, लेकिन इन्होंने सारा जोर गालिबन उस पर लगा दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज पहली दफ़ा इनसे मिला हूँ, मैं जानिबदार नहीं, मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं खुली बात नहीं करूँगा तो मैं समझूँगा मैं कोई दयानतदाराना गुफ्तगू नहीं कर रहा। इनको थोड़ा सा अपनी शायरी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए बिल्कुल अहल है। इनको दाद भी दी जा सकती है, उसके भी अहल है। इनको हम कोई ढीली शायरी नहीं कह सकते या छोटी शायरी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इसमें एक कमी महसूस ज़रूर होती है, माफ़ी चाहते हुए, कि ये उतनी शिद्दत से पकड़ती नहीं। जिस दिन ये थोड़ा भी पकड़ने लगी तो ये फिर अदब आलिया का हिस्सा बन जाएगी। इसमें सारे पोटेंशियल्स। बहुत शुक्रिया।